अध्याय 18। वे दोनों बिस्तर पर लुढ़क गए, जबकि सुलान और जिया हाओ एक भावुक चुंबन में उलझे हुए थे। नघ, तुम सच में मेरा फायदा उठा रहे हो, हनी, सुलान ने कराहते हुए कहा, जब उसने महसूस किया कि जिया हाओ की हथेली उसकी शर्ट के नीचे फिसल गई और उसके स्तनों को सहलाने लगी। अच्छा, वैसे तो यह मेरी लाइन होनी चाहिए थी। जिया हाओ ने हंसी उड़ाई। सुबह सुबह अपने छोटे सौतेले भाई के लिए इतना सेक्सी जाल बिछाना। क्या यह अकादमी एंजल सुलान का असली चेहरा है? तसिक, तुम फिर से मुझे चिढ़ा रहे हो, हाओ प्र। हे, ठीक है। जिया हाओ उठ गया और उसने अपनी बाहें क्रॉस करके कहा, तुम्हें जल्दी उठकर तैयार हो जाना चाहिए। जिंग प्र हमारा इंतजार कर रहा है। इसके अलावा आंटी सू कहाँ हैं? मम्मा, माँ, सुलान ने उठते हुए जम्हाई ली। शायद वह आज ऑफिस जल्दी चली गई होगी। वह इन दिनों काफी व्यस्त है। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने सिर हिलाया, लेकिन जब उसने देखा कि सुलान उसके सामने ही कपड़े बदलने जा रही है, तो उसकी सांसें तेज हो गईं। बहन लान, क्या तुम पागल हो गई हो? हे, ऐसा नहीं है कि तुमने कभी मेरा नंगा शरीर नहीं देखा, है न? सुलान ने शरारती मुस्कान दी। बहन, मैं मुश्किल से अपनी सुबह की उत्तेजना को शांत कर पाई। और अब तुम मुझे एक और देना चाहती हो? जिया हाओ चुप रह गई। खैर, मैं बाहर जा रही हूँ, वरना मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। सुलान ने अपनी जीभ चटकाई जब उसने जिया हाओ को जल्दी जल्दी बाहर जाते देखा। थोड़ी देर बाद वह तैयार हो गई और जिया हाओ के पीछे पीछे बाहर चली गई। सू जिंग र गुस्से से भर गई। तुम लोगों ने वाकई बहुत समय लिया, है न? ठीक है जिंग र, हमें अभी देर नहीं हुई है। सुलान ने अपने हाथ हिलाए। कार में बैठो, हम अब निकल रहे हैं। अरे, मैं पहले से ही उत्साहित हो रही हूँ। सू जिंग रा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मुझे पता है कि तुमने इन स्कूल मार्शल आर्ट प्रतियोगिता जीती है, लेकिन यह अलग होने जा रहा है। जिया हाओ ने उसकी ओर देखा। मुख्यधारा के अलावा भी कई मार्शल आर्ट हैं। वे अधिक अप्रत्याशित और घातक हैं। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। सू जिंग ई ने सिर हिलाया। पहले मुझे लगा कि आर्ट ट्रिग्राम पाम थोड़ा अजीब है, लेकिन ये तेज और धीमे, भारीपन और हल्केपन को जोड़ती है। चूंकि मैं पहले से ही अन्य मार्शल आर्ट में पारंगत था, इसलिए आर्ट ट्रिग्राम पाम को शामिल करना इतना कठिन नहीं था। और आपने मुझे जो मैनुअल दिया था, वह और भी व्यापक था। जियांग रुओयू के बारे में क्या? जिया हाओ ने अचानक पूछा। उसने कहा कि वह सीधे एवेन्यू पर जाएगी, इसलिए हमें उसे लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं आज बहुत उत्साहित हूँ, जिंग एर। सुलान मुस्कुराए। मुझे उम्मीद है कि तुम अच्छा करोगे। हे, चिंता मत करो, बड़ी बहन। मैं सबको हरा दूंगी और पहला पुरस्कार लूंगी। ये तो बताने की जरूरत नहीं कि बहन जियांग भी अपने पूरे फॉर्म में है। वे जल्द ही उस स्टेडियम में पहुंच गए जहां मार्शल आर्ट टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। यहाँ दूर दूर से बहुत से लोग आए हुए थे। यहाँ आओ। जिया हाओ ने दूर से जियांग रुओयू को अपने हाथ हिलाते हुए देखा, जिया हाओ और सू जिंग र को आने का संकेत देते हुए। आप लोग आखिरकार यहाँ आ ही गए। मैं आपका इंतजार कर रही थी, जियांग रुओयू ने गुस्से से कहा। आह, क्या आप सू जिंग र की बड़ी बहन हैं? नमस्ते, मिस जियांग, मैं सुलान हूँ, सू जिंग र की बड़ी बहन। सुलान मुस्कुराए। मुझे उम्मीद है कि जिंग र ने आपको परेशान नहीं किया होगा। आह, सच में नहीं। जियांग रुओयू ने अपना सिर हिलाया। सू जिंग र एक प्रतिभाशाली बच्ची है। मैंने उसे कुछ दिनों के लिए ही पढ़ाया है, फिर भी वह पहले से ही आर्ट ट्रिग्राम पाम की मूल बातें समझ चुकी है। मैं ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि वह टूर्नामेंट में कौन सा प्रदर्शन करने जा रही है। चिंता मत करो, बहन जियांग, मैं अच्छा प्रदर्शन करने जा रही हूँ। सू जिंग र ने मुस्कुराते हुए अंगूठा दिखाया। मैं सभी को हराने जा रही हूँ और पहला स्थान प्राप्त करने जा रही हूँ। मुझे आशा है कि तुम ऐसा करोगी, जिंग प्र। जियांग रुओयू मुस्कुराए। अब मेरे साथ अंदर आओ, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है। जैसे ही वे चले, जियांग रुओयू जिया हाओ की ओर चली गई। आज तुम इतनी चुप क्यों हो? मैं उनके सामने तुम्हारे साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती। जिया हाओ ने ये सुनकर हंसी। जियांग रुओयू ने ये सुनकर शर्मा गई। तुम यहाँ भी बदमाश की तरह व्यवहार कर रहे हो। मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो ऐसी ही हूँ। जिया हाओ हंसी। तो तुम मुझे क्या बताना चाहते हो? कुछ गुट ऐसे हैं जो हमारे विरोधी हैं, जियांग रुओयू ने धीमी आवाज में कहा। सन मार्शल आर्ट्स हाउस वह है जिसने मेरे दादा के समय से ही हमारे दक्षिणी एज डोजो का विरोध किया है।
और उत्तरी हुआंगझो डोजो भी हैं, जो सभी दक्षिणी मार्शल कलाकारों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण हैं और वे आपको निशाना बनाएंगे। मैंने सुना है कि कुछ एकांत प्रिय संप्रदाय भी भाग ले रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे कैसे प्रदर्शन करने जा रहे हैं। जियांग रुओयू ने सोचा। वे स्टेडियम के अंदर पहुंचे और अपनी जगह पर पहुंचे। टूर्नामेंट शुरू होने में कुछ समय था। बहन जियांग, क्या कोई नियम है जिनसे हमें सावधान रहने की जरूरत है? सू जिंगर ने जियांग रुओयू की ओर देखा। बेशक, मैं उन्हें आपको समझाऊंगी। जियांग रुओयू ने सिर हिलाया। मार्शल आर्ट के 3 विभाग हैं, सशस्त्र, निहत्थे और मिश्रित। आप सभी निहत्थे विभाग में जा रहे हैं। सशस्त्र विभाग हथियारों का उपयोग करके मार्शल आर्ट तकनीकों के लिए है। मिश्रित विभाग के लिए एक निहत्था मार्शल कलाकार हथियार वाले किसी व्यक्ति से लड़ सकता है। चिंता मत करो, हथियार हानिरहित हैं। ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी। और इसके 2 भाग होंगे, जूनियर टूर्नामेंट और सीनियर टूर्नामेंट। मैं इसका नेतृत्व करने जा रहा हूं सीनियर चैंपियनशिप में सदर्न एज डोजो, जबकि आप दोनों जूनियर डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। इसके अलावा आंखों या क्रॉच जैसी किसी भी घातक स्थिति पर हमला करने से आप अयोग्य हो जाएंगे। जियांग रुओयू ने उन्हें चेतावनी दी। अपने दुश्मन को हराने की कोशिश करें, उन्हें अपंग न करें। हे, चिंता मत करो बहन जियांग, मैं इसे ध्यान में रखूंगा। सू जिंगर ने सिर हिलाया। बहन जियांग, मैं मिश्रित डिवीजन में शामिल होने के बारे में सोच रहा हूँ। जिया हाओ ने कुछ सोचने के बाद कहा, मुझे लगता है कि मिश्रित डिवीजन मैच को बेहतर प्रतिष्ठा मिली है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप अपनी मुट्ठी से हथियारों वाले लोगों को हरा सकते हैं? जियांग रुओयू ने अपनी भौहें उठाईं। मेरा मतलब है, मैंने आपको पहली बार के अलावा पहले कभी लड़ते नहीं देखा। हे, प्राचीन समय में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि किसी के पास हथियार है या नहीं। जिसके पास कौशल है वह जीतेगा। क्या यह आज जैसा ही नहीं है? जिया हाओ ने हंसते हुए कहा। बहुत अच्छा, चूंकि आपको इतना आत्मविश्वास है, इसलिए मैं आपको अनुमति देता हूँ। जियांग रुओयू ने सिर हिलाया। अचानक सभी ने मंच पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि युवा पुरुषों और महिलाओं का एक समूह स्टेडियम में मार्च करते हुए टूर्नामेंट की शुरुआत कर रहा था। देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में आपका स्वागत है। मैं देख सकता हूं कि इस साल बहुत सारे प्रतिभागी हैं। मार्शल आर्ट की लोकप्रियता में वृद्धि देखना अच्छा है। अब मैं सभी को नियम समझाऊंगी। सू जिंग रा चेंजिंग रूम में गई और उसने सदर्न एज डोजो की वर्दी पहन ली। जिया हाओ ने भी वैसा ही किया जब वे जियांग रुओयू के बगल में खड़े थे। यह एक कार्ड ड्राइंग सिस्टम था, जिसमें प्रत्येक प्रतिभागी कार्ड खींचता था और अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ता था। पहला मैच 2 विरोधियों के एक दूसरे के खिलाफ आमने सामने होने से शुरू हुआ। सू जिंग रा ने उन्हें लड़ते हुए उत्साहित आंखों से देखा। मैच खत्म होने से पहले 10 मिनट तक चला। क्या तुमने देखा? सू जिंग रा ने उस पर इशारा किया। वह स्पिनिंग किक बहुत ही सहज थी। हाँ, जिया हाओ ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। हालांकि वह वास्तव में ऊब रहा था। ये बहुत सरल चालें हैं। यूनलान महाद्वीप का एक किसान भी इससे बेहतर लड़ सकता है। लेकिन फिर यूनलान महाद्वीप एक प्राचीन सभ्यता है जो मार्शल आर्ट पर ध्यान केंद्रित करती है। इस बीच आधुनिक समय में कितने लोग मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं? हाँ, वह है। जिया हाओ की आंखें चमक उठी जब उसे वह मिल गया जिसे वह ढूंढ रहा था। जिंगर, यहीं रहो, मैं अपने एक परिचित से मिलने जाऊंगा। हाँ, ठीक है। जिया हाओ एक जगह पर भागा और वह हंसे बिना नहीं रह सका। हे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिस्टर फैंग यहाँ होंगी। हाँ, जिया हाओ। फैंग युनशी को आश्चर्य हुआ जब उसने जिया हाओ को देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम यहाँ मैच देखने आए हो? नहीं, मैं जूनियर मिक्स डिवीजन मार्शल आर्ट में भाग लेने जा रहा हूँ। जिया हाओ ने अपना सिर हिलाया। क्या, सच में? फैंग युनशी ने चौंकते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम मार्शल आर्ट का अभ्यास करती हो। ठीक है, मैं बस कुछ तरकीबें जानता हूँ। जिया हाओ हंसा। तुम्हारा क्या हाल है, सिस्टर फैंग? हे, मैं भी यहाँ एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में भाग लेने आया हूँ। क्या, सच में? जिया हाओ ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। सिस्टर फैंग, तुम कौन सी मार्शल आर्ट का अभ्यास करती हो? ठीक है, इसे प्लम ब्लॉसम बॉक्सिंग कहते हैं। फैंग युनशी ने हंसते हुए कहा। मुझे पता है कि यह बहुत प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन ये काम करता है। एक मार्शल आर्ट को प्रसिद्ध होने की आवश्यकता नहीं है, सिस्टर फैंग। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। इसे प्रभावी और घातक होना चाहिए। आखिरकार
मार्शल आर्ट का उद्देश्य मारना है, फूलों की तरह दिखाना नहीं। फैंग युनशी यह सुनकर दंग रह गई। एक हल्की सांस के साथ उसने जिया हाओ को देखा। ली ताओ के साथ क्या हुआ? तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगा कि वह भाग गया है। जिया हाओ मासूमियत से मुस्कुराए। ठीक है, जहां तक मुझे पता है ली ताओ तुम्हारे मिलने जाने के बाद गायब हो गया था। फैंग युनशी ने रूखेपन से जवाब दिया। गायब हो गया? हम? जिया हाओ की मुस्कुराहट कुटिल हो गई। शायद वह गायब हो गया था। मुझे लगता है कि वह अब कभी नहीं दिखाई देगा। फैंग युनशी ने उस दिन हुई सभी घटनाओं पर नजर रखी। ली ताओ के ठिकाने के बारे में जानकारी देने के बाद उसने अपने आदमियों के साथ स्थिति का निरीक्षण किया। जैसे ही जिया हाओ चला गया, उसके आदमी अंदर भागे और कुछ टूटे हुए फर्नीचर और खून के छींटे देखे। हालांकि वहां कहीं भी ली ताओ का कोई सुराग नहीं था। रिपोर्ट सुनकर फैंग युनशी का शरीर ठंडा पड़ गया। हालांकि वह और भी हैरान हो गई जब उसके आदमियों ने जवाब दिया कि जिया हाओ बिना कुछ पकड़े वापस चला गया। उसने ली ताओ के शरीर को बगीचे में नहीं दफनाया है न? नहीं, उसने नहीं दफनाया, क्योंकि बगीचे में कोई नया खोदा हुआ पैच नहीं था। फैंग युनशी ने जिया हाओ के जाने वाले चेहरे को कई तरह के विचारों से देखा। हालांकि वह उनमें से किसी के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। एक आह भरते हुए उसने अपना चेहरा रगड़ा और प्रतियोगिता पर वापस ध्यान केंद्रित किया। वह भी शामिल हो रहा है न? मैं उसका प्रदर्शन देखने के लिए उत्साहित हूँ। फैंग युनशी ने मनोरंजन के साथ अपनी ठुड्डी रगड़ी। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, सू जिंगर की बारी आखिरकार आई। सू जिंगर ने अपनी मुट्ठी बांधते हुए मंच पर कदम रखा। मैं दक्षिणी एज डोजो से सू जिंगर हूँ। मैं जूडो और 8 ट्रिग्राम पाम में कुशल हूँ। मैं हुआंग झान हूँ। मैं विंग चुन में कुशल हूँ। चलो एक दूसरे से सीखते हैं। सू जिंगर ने तुरंत अपना रुख अपनाया क्योंकि उसने हुआंग झान को पहला कदम उठाते देखा। हुआंग झान की चाल तेज थी क्योंकि वह दोनों के बीच की दूरी को पार कर गया। पलक झपकते ही उसे और सू जिंग रा को मार गिराया। उसकी मुट्ठी सू जिंग रा की कमर की ओर चली गई। हालांकि सू जिंग रा ने पहले ही उस हरकत को रोक दिया क्योंकि उसने मुट्ठी को रोकने के लिए अपनी बांह का इस्तेमाल किया। साथ ही उसने अपने पैर हिलाए, हुआंग झान के पैर पर वार करने की कोशिश की ताकि वह लड़खड़ा जाए। हाँ, हुआंग झान ने हमला टालते हुए छलांग लगाई। हालांकि सू जिंग रा ने इस मौके का इस्तेमाल तेजी से हमला करने के लिए किया। तारानकन बाम, तारानकन। हुआंग झान ने सू जिंग रा की हथेली को रोकते हुए अपनी बाहें क्रॉस की। हालांकि उसे फिर भी पीछे धकेल दिया गया। बुरा नहीं है, लेकिन ये काफी नहीं है। तारानकन बाम, 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 तारानकन। हुआंग झान आगे की ओर झुका और उसकी मुट्ठियां धुंधली हो गईं। सू जिंग रा का शरीर हिल गया क्योंकि उसने हुआंग झान के सभी हमलों को रोकना शुरू कर दिया। विंग चुन का फायदा एक छोटी सी रेंज में तेज गति से हमला करना था। हुआंग झान की मुट्ठियां तेजी से हिल रही थीं क्योंकि उसने उसकी गर्दन, छाती, कमर और बाहों पर निशाना साधा था। हालांकि सू जिंगर भी नौसिखिया नहीं थी। वह हुआंग झान के हर हमले को रोकने में कामयाब रही और खुद को सफलतापूर्वक बचाती रही। क्या तुम सिर्फ बचाव करना जानते हो? लोअर ब्रिज कट। हुआंग झान ने जब देखा कि सू जिंगर उसके सभी हमलों को रोकने में सक्षम थी, तो वह नाराज हो गया। ये सुनकर सू जिंगर हंस पड़ी। जैसे ही हुआंग झान की मुट्ठी उसकी गर्दन पर लगी, उसने अपनी हथेली उठाए और मुक्का रोक दिया। हुआंग झान को लगा कि मारने के बजाय उसकी मुट्ठी किसी नर्म और मुलायम चीज पर जा लगी। फिर अगले ही पल उसने महसूस किया कि सू जिंगर की बाहें उसके हाथ को बेल की तरह लपेट रही थीं और वह उसे घुमा रही थी। आह! हुआंग झान को लगा कि जैसे उसका पूरा हाथ मुड़ गया हो और वह चिल्लाया, जल्दी से एक कदम पीछे हट गया। हालांकि सू जिंग रा ने इस मौके का फायदा उठाया और एक साथ अपनी दोनों हथेलियों का इस्तेमाल किया और हुआंग एन की छाती पर वार किया। पहाड़ को धक्का देने वाली हथेली। बामम! हुआंग झान को लगा कि उसे दौड़ते हुए बैल ने टक्कर मार दी है और वह पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए जमीन पर पीठ के बल गिर गया। मैं हार मानता हूँ। हुआंग झान ने सू जिंग रा को देखते हुए बड़बड़ाया। इस मैच में सदन एज डोजो की सू जिंग रा जीत गई। सू जिंग रा ने हुआंग झान को उठने के लिए पकड़कर मुट्ठी बांधी। जिया हाओ और सू लैन ने जोर से तालियां बजाईं जब उन्होंने सू जिंग रा को जीतते देखा। वाह, सोचिए कि सू जिंग रा ने उसे 10 मिनट के भीतर हरा दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी प्रभावशाली होगी। सू लैन ने आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। हे, क्या तुमने मेरा प्रदर्शन देखा?
सू जिंगरा ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर दौड़ लगाई। जिंगरा, तुम्हारे पास पहले भी हुआंग झान को हराने का काफी मौका था, तुमने उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? जियांग रुओयू ने सू जिंगर की ओर देखा और पूछा। बहन जियांग, मेरे लिए अलग अलग मार्शल आर्ट का सामना करना दुर्लभ है, इसलिए मैं उस पर हमला करने से पहले हुआंग झान की तकनीक का निरीक्षण कर रहा था। हालांकि यह एक अच्छी विशेषता है, लेकिन यह हर बार काम नहीं करेगी, जिंगर। जियांग रुओयू की आवाज सख्त थी। एक लड़ाई में एक छोटी सी चूक जीत और हार का फैसला कर सकती है। तो इस तरह से निरीक्षण करने के बजाय बेहतर होगा कि आप मैच जल्दी खत्म करने की कोशिश करें। हाँ बहन जियांग, सू जिंगर ने अपनी गलती का एहसास होने पर अपनी जीभ चिटकाई। तुम अच्छा कर रही हो जिंगर, बस ऐसे ही करते रहो। जियांग रुओयू ने सू जिंगर के सिर को सहलाते हुए मुस्कुराया। जिया हाओ ने जियांग रुओयू की बात से सहमति जताई। आखिरकार मार्शल आर्ट मैच में बहुत सी चीजें थीं। अगर सू जिंगर एक भी वार चूक जाती है तो वह हार सकती है, लेकिन जिया हाओ को भी सू जिंगर पर भरोसा था। जब तक कि उसका प्रतिद्वंद्वी कोई बेहद शक्तिशाली व्यक्ति न हो, उसे अपनी स्थिति बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। प्रतियोगी संख्या 39 और 68 कृपया आएं। हो, ऐसा लगता है कि अब मेरी बारी है। जिया हाओ ने आगे बढ़ते हुए अपनी हथेली रगड़ी। उसने अपनी मुट्ठी बांधी और झुक गया। मैं सदन एज डोजो से जिया हाओ हूँ। मैं बस एक मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट हूँ। मैं थरी स्वॉर्ड्स हाउस से डिंग फू हूँ। मैं 3 शैलियों की तलवार कला में निपुण हूँ। डिंग फू अपने हाथ में एक छोटी लकड़ी की तलवार लेकर आया। लकड़ी की तलवार एक असली तलवार की एकदम सही प्रतिकृति की तरह लग रही थी, यहाँ तक कि एक यथार्थवादी धार के साथ भी। हालांकि यह लकड़ी से बनी होने के कारण काफी कुंद थी। पर्याप्त बल के साथ धार काम कर सकती है। चलो एक दूसरे से सीखते हैं। ये कहते हुए जिया हाओ बस खड़ा रहा। डिंग फू को पहला कदम उठाने की अनुमति दी। डिंग फू ने अपनी तलवार को घुमाते हुए आगे कदम बढ़ाया, एक ऊर्ध्वाधर वार किया। जैसे ही जिया हाओ चकमा देने वाला था, डिंग फू ने तलवार का मार्ग बदलते हुए जिया हाओ की जांघ पर हमला किया। इस चाल को विंड इल्यूजन कहा जाता था, एक ऐसी तकनीक जो प्रतिद्वंद्वी को धोखा देती है। हालांकि जैसे ही डिंग फू का वार जिया हाओ की जांघ पर लगने वाला था, जिया हाओ अपनी स्थिति से धुंधला हो गया, जिससे तलवार जमीन पर गिर गई। हाँ, डिंग फू ने महसूस किया कि उसका दिमाग 1 मिनट के लिए लड़खड़ा गया जब उसने देखा जिया हाओ अपनी प्रारंभिक स्थिति से कई कदम दूर खड़ा था। वह वहां कब पहुंचा? मैंने उसे हिलते हुए नहीं देखा। क्या तुम बस वहां खड़े रहोगे? फिर हार स्वीकार कर लो, जिया हाओ ने डिंग फू को इशारा करते हुए चंचलता से कहा। डिंग फू के हाव भाव बदल गए और वह गुस्से से जिया हाओ की ओर बढ़ा। सीधे वार करो, जिया हाओ ने जम्हाई ली और अपनी स्थिति को मोड़ा, आसानी से वार से बच निकला। डिंग फू ने कई वार किए, लेकिन उनमें से कोई भी वार जिया हाओ को नहीं लगा। ठीक है, मैंने तुम्हारी क्षमताएं देखी हैं और मुझे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। जिया हाओ ने अपनी उंगलियों को चटकाया और देखा डिंग फू पर ओके किया। डिंग फू को अचानक कपकपी महसूस हुई जब उसने जिया हाओ को अपने हाथ ऊपर उठाते देखा। अपनी तलवार घुमाते हुए उसने रक्षात्मक रुख अपनाया। हालांकि जैसे ही वह रुख में आया, उसने महसूस किया कि उसके पेट पर कुछ टकरा रहा है और वह चावल की बोरी की तरह आधा मीटर पीछे की ओर उड़ गया। खांसी खांसते हुए डिंग फू ने महसूस किया कि उसका पूरा शरीर गूंज रहा है। ओह माय, क्या मैंने ज्यादा ताकत लगा दी? जिया हाओ ने यह देखकर चिंता में पड़ गया, जिससे डिंग फू गुस्से से बेहोश हो गया। जजों सहित भीड़ तब दंग रह गई जब उन्होंने मैच का अंत देखा। बस इतना ही, ये स्क्रिप्टेड नहीं है न? क्या बकवास है। सू लैन, सू जिंगर और जियांग रुओयू भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। हालांकि जियांग रुओयू और भी हैरान था। उसने बस एक सीधा मुक्का मारा। हालांकि उस सटीक क्षण में मुक्का डिंग फू के रक्षात्मक रुख के गैप से होकर गुजरा। लेकिन बात यह है कि वह डिंग फू के बहुत करीब था। वह इतनी कम दूरी से इतनी शक्तिशाली गति कैसे पैदा कर सकता है? जिया हाओ भी डिंग फू की हालत देखकर अवाक रह गया। अरे, मैंने अपनी आंतरिक ऊर्जा का भी इस्तेमाल नहीं किया। मैंने बस अपनी शारीरिक शक्ति का आधा हिस्सा इस्तेमाल किया और प्रसिद्ध 1 इंच पंच को दोहराया। जिया हाओ ने डिंग फू को उठने में मदद करते हुए अपनी ठुड्डी खुजाई, लेकिन फिर वह अपने साथी शिष्यों द्वारा अपनी सीट पर वापस आ गया। इस मैच में जिया हाओ जीतता है। अरे, ये किस तरह की चाल है?
सू जिंग र उत्साह से अपनी मुट्ठी बंद करने से खुद को रोक नहीं पाए। वास्तव में ये बहुत तेज था। मैंने सिर्फ आपकी मुट्ठी हिलते हुए देखी और डेंग फू गिर गया। सू लैन ने सिर हिलाया। ये कुछ भी नहीं है। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। बस कुछ तुच्छ चाल। ये सामान्य मार्शल आर्ट चाल की तरह अच्छा नहीं लग रहा है। टस्क, विनम्र बनने की कोशिश करना बंद करो, सू जिंगर ने हल्के से कहा। मैं तुम्हारी गर्व भरी मुस्कान देख सकता हूँ। हो, क्या ऐसा है? जिया हाओ ने ये सुनकर हंस दिया। वास्तव में उसे अपनी मुस्कान क्यों छिपानी चाहिए। उसके बाद मैच नियमित रूप से जारी रहे। सू जिंगर और जिया हाओ आसानी से रैंक में चढ़ गए, लेकिन जिया हाओ ने बस सारी सुर्खियां बटोर लीं। आखिरकार उसने अपने सभी विरोधियों को एक ही चाल से हरा दिया। हालांकि अद्भुत भाई हाओ, मैंने पहले कभी इतनी तेज और सटीक चाल नहीं देखी थी। फैंग युनशी जिया हाओ के सामने आया। क्या हम कुछ ज्ञान का आदान प्रदान कर सकते हैं? जैसा आप चाहें, बहन युनशी। जिया हाओ फैंग युनशी के सामने खड़ा था क्योंकि वह अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सकता था। मुझे लगा कि तुम सीनियर टूर्नामेंट में शामिल हो रहे हो। अच्छा, मुझे लगता है कि तुम भी इसमें शामिल हो सकते थे, नहीं? फैंग युनशी ने जिया हाओ पर हंसते हुए कहा। मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है। जिया हाओ हंसा। अगर मैं चाहता भी तो शामिल नहीं हो सकता था। अच्छा, मेरे साथ भी ऐसा ही है। फैंग युनशी ने कंधे उचका दिए। अब बहुत हो गई गपशप, देखते हैं तुम कितने शक्तिशाली हो। जिया हाओ ने फैंग युनशी की ओर इशारा करते ही दोनों अपनी मुद्रा में आ गए। आगे बढ़ो, पहला कदम उठाओ। ओह, तुम कितने सज्जन हो। फैंग युनशी आगे बढ़ते हुए मुस्कुराए। फैंग युनशी के जिया हाओ के पास पहुंचने पर उसकी शुरुआती हरकतें धीमी थीं। जिया हाओ ने फैंग युनशी के हमले को रोकने के लिए अपने हाथ उठाए, लेकिन फिर कुछ दिलचस्प हुआ। फैंग युनशी की मुट्ठी जिया हाओ की बांह से फिसल गई, जैसे कोई मछली किसी के हाथ से फिसल रही हो। जिया हाओ ने अपने शरीर को झुकाया क्योंकि वह मुश्किल से अपने पेट पर फैंग युनशी की मुट्ठी से बच पाया। हालांकि फैंग युनशी नहीं रुकी। वह एक कदम आगे बढ़ी और जिया हाओ के पैर पर रौंद दी। फैंग युनशी द्वारा रिवर्स पाम अटैक किए जाने पर जिया हाओ लड़खड़ा गई, लेकिन इस बार जिया हाओ की हथेली नीचे की ओर झुकी, जिसने फैंग युनशी की हथेली को प्रभावी ढंग से रोक दिया। आउच, तुम्हारा हाथ बहुत सख्त है। फैंग युनशी ने एक कदम पीछे हटते हुए अपनी जीभ चटकाई, केवल एक रिवर्स किक देने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल भी एक किक नहीं थी। एक ही बार में फैंग युनशी ने लगातार 3 बार किक मारी। हालांकि जिया हाओ भी कोई अनुभवहीन फाइटर नहीं था। अपनी बाहों का इस्तेमाल करते हुए उसने तीनों किक को तुरंत रोक दिया। धीरे धीरे जिया हाओ को एहसास हुआ कि फैंग युनशी की चालें तेज और तेज होती जा रही हैं। प्लम ब्लॉसम बॉक्सिंग की हरकतें नर्म और तेज हैं, जो मार्शल आर्ट की इन शाखा की ओर झुकी हुई हैं। हर चाल पिछली चाल से जुड़ी हुई थी, जिससे घातक श्रृंखलाबद्ध हमले हो रहे थे। फैंग युनशी की मुट्ठी खुल गई और उसकी उंगलियां पंखुड़ियों की तरह खुल गईं। उसके हाथ बिजली की तरह चमक उठे और जिया हाओ की छाती पर लगे। उफ! जिया हाओ ने कुछ कदम पीछे हटे क्योंकि उसे अपनी छाती में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। यह ज्यादा नहीं था क्योंकि उसका शरीर मजबूत हो गया था। हालांकि वह समझ गया कि फैंग युनशी का हमला बहुत शक्तिशाली था। इसके बावजूद जिया हाओ केवल मुस्कुराया। बुरा नहीं, तुम्हारे हमले बहुत अच्छे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 5 पेटल बर्स्ट के बाद भी खड़ी रहोगी। फैंग युनशी ने बड़बड़ाते हुए कहा। अरे, एक किशोर का शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता है? ठीक है, फिर मेरा हमला स्वीकार करो। जिया हाओ ने अपने हाथों को घुमाया और फैंग युनशी पर सीधा मुक्का मारा। फैंग युनशी ने जिया हाओ की हथेली को रोकने की कोशिश करते हुए अपनी दोनों हथेलियों का इस्तेमाल किया। तारानकन धमाका, तारानकन। फैंग युनशी दर्द से कराह उठी और एक कदम पीछे हट गई। अरे, मैंने अपना ब्लॉसम ब्लॉक इस्तेमाल किया और फिर भी दर्द हुआ। ब्लॉसम ब्लॉक तकनीक में हमले के प्रभाव को पूरे शरीर पर फैलाने के लिए हथेली की कोमलता का इस्तेमाल किया जाता है। 0 इसके प्रभाव को कम करते हुए। हालांकि फैंग युनशी ने जिया हाओ की जबरदस्त शक्ति को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर एक बड़ा हथौड़ा लॉन्चर से फेंका हो। उसके पैर और हथेलियां एक साथ हिल रही थीं, जिया हाओ को भ्रमित करने की कोशिश कर रही थी कि वह कहां हमला करने जा रही है। हालांकि जिया हाओ पहले से ही सतर्क थी। उसकी भुजाएं और मुट्ठी इस तरह से हिल रही थी कि उसने सभी हमलों को विफल कर दिया। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पहले ही 100 से अधिक चालें बदल ली थीं।
जैसे जैसे समय बीतता गया, जिया हाओ और फैंग युनशी की लड़ाई और भी तीव्र होती गई। दर्शक उन्हें विस्मय से देखते रहे क्योंकि दोनों ने बिजली की तरह चालें बदली। फैंग युनशी ने अचानक अपने पैर उठाए और एक जोरदार किक मारी, जैसे कोई बिच्छू अपने दंत को घुमाता है। हालांकि जिया हाओ ने उसका टखना पकड़ लिया और उसे पलट दिया। अपने शरीर को मोड़ते हुए फैंग युनशी ने शालीनता से जमीन पर लैंड किया। वह जिया हाओ को कड़वाहट से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। तुम ठीक से लड़ भी नहीं रही हो, तुम अपनी ताकत का बमुश्किल इस्तेमाल कर रही हो। क्या ऐसा है? जिया हाओ मुस्कुराए। तुम ऐसा क्यों सोचती हो? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं देख सकती कि तुम हाफ भी नहीं रही हो। फैंग युनशी ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे बेहतर हो। इस लड़ाई को लंबा खींचने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसे खत्म कर दूंगी। जिया हाओ मुस्कुराया और अचानक फैंग युनशी की ओर दौड़ा। उसकी गति बहुत तेज थी, मानो उसने टेलीपोर्टेशन की तरह 1 मीटर की पलक झपकाई हो। क्या? फैंग युनशी ने हवा का झोंका महसूस किया और उसके पैर जमीन से ऊपर उठे। जैसे ही वह स्थिर होना चाहती थी, जिया हाओ की मछली हिल गई और उसे जमीन पर धकेल दिया। तारानकन बम, तारानकन, आउच, ये दर्द कर रहा है। फैंग युनशी ने हल्के से कराहते हुए अपनी आंखें खोली, देखा कि जिया हाओ उसके बगल में खड़ा था और अपनी बाहें फैलाए हुए उसे उठने में मदद कर रहा था। ठीक है, मैं हार मानती हूँ। फैंग युनशी ने जिया हाओ के सामने झुकते हुए अपनी मुट्ठी बांधी। लेकिन लानत है, तुम तो एक अनुभवी खिलाड़ी की तरह हो जो नौसिखिए गांव में खेल रहा है। ये सच नहीं है। जिया हाओ ने ठहाका लगाया। मैंने भी 1 महीने पहले ही मार्शल आर्ट सीखा है। अरे झूठा, फैंग युनशी ने मुंह बनाते हुए जाने के लिए मुड़ते हुए कहा। हालांकि मैं भविष्य में तुमसे मिलना चाहूंगी, कभी भी, बहन फैंग। भीड़ की तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जिया हाओ अपनी सीट पर वापस आ गया। वह लड़की कौन है? तुम उसे जानते हो? मेरी तारीफ करने के बजाय तुम उसके बारे में पूछ रहे हो। सू जिन का सवाल सुनकर जिया हाओ अवाक रह गया। मेरा मतलब है, तुम्हारी लड़ाई बहुत बढ़िया थी। सू जिंगर ने हल्की खांसी। लेकिन तुम उस महिला से बहुत दोस्ताना तरीके से बात कर रहे थे। वास्तव में वह लड़की कौन है? वह बहुत सुंदर और सक्षम दिखती है। मुझे लगता है कि वह एक चतुर व्यवसाय हो सकती है। सू लान ने हल्के लहजे में कहा। आप भी, सिस्टर लान? जिया हाओ ने आहें भरने से खुद को नहीं रोक पाया। ठीक है, आप कह सकते हैं कि वह एक परिचित है। उसने ही मुझे ली ताओ के बारे में जानकारी हासिल करने में मदद की। वह फैंग युनशी है और हाइजो फूड कॉन्ग्लोमेरेट से जुड़ी हुई है। मुझे लगता है कि मेरा संदेह सच था। सू लान ने स्वीकृति में सिर हिलाया। आपकी इंद्रियां बहुत कमजोर हैं, सिस्टर लान। जिया हाओ अपनी जीभ चटकाने से खुद को नहीं रोक पाया। केवल एक परिचित? सू जिंगर ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। मेरा मतलब है, ठीक है, मुझे पता है कि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते, लेकिन वह सिर्फ एक दोस्त है। जिया हाओ ने अपनी आंखें घुमाई। अब अपने प्रदर्शन पर ध्यान दोगे, है ना? मेरी चिंता मत करो। सू जिंगर ने उठते हुए हंसते हुए कहा। मुझे लगता है कि मेरी बारी फिर से आ गई है। चूंकि सू जिंगर निहत्थे सेक्शन में लड़ रही थी, इसलिए वह जूडो और 8 किलोग्राम पाम्स की अपनी संयुक्त क्षमता की बदौलत ज्यादातर मैचों में बढ़त हासिल करने में सक्षम थी। इस बीच फैंग युनशी के बाद जिया हाओ के 1 इंच पंच का सिलसिला जारी रहा। क्या हो गया है इस नौजवान को? वह इस तरह कैसे जीत सकता है? उसके हमले बहुत तेज हैं। पलक झपकते ही वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने में कामयाब हो गया। इतनी नई और तेज तकनीक, मुझे आश्चर्य है कि उसने इसे कहां से सीखा। बैठे हुए जज भी जिया हाओ की जीत की लय देखकर अवाक रह गए। उस युवक की चालें बहुत स्वाभाविक हैं। वास्तव में वह अपने प्रभाव को अधिकतम करने के लिए बस न्यूनतम गति का उपयोग कर रहा है। उस जैसे युवक के पास इतनी शक्ति और निर्णय कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से यहाँ कोई प्राचीन मार्शल आर्ट परिवार गड़बड़ नहीं कर रहा है ना? जल्द ही जिया हाओ ने जूनियर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स डिवीजन में नंबर 1 का खिताब जीत लिया। इसी तरह सू जिंगर ने निहत्थे डिवीजन में पहला स्थान प्राप्त किया। हालांकि बहुत अधिक संघर्ष के बाद उसे बहुत चोटें आईं, लेकिन जीतने के बाद उसकी मुस्कान ने सब कुछ ढक दिया। सशस्त्र डिवीजन के लिए नानिक्सी स्वॉर्ड आर्ट शैली वाले एक युवक ने पहला स्थान जीता। उसने जिया हाओ को कुछ आशंका के साथ देखा। जिया हाओ ने केवल उसे देखकर मुस्कुराया क्योंकि उसने जियांग को देखा था। रूयू, बहन जियांग, अब आपकी बारी है।
वास्तव में आप लोगों ने अच्छा किया। जियांग रुओयू ने मुस्कुराते हुए दोनों के बालों को सहलाया। अच्छा, मेरे डोजो शिष्य ने इतना अच्छा किया, मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। जिया हाओ ने जियांग रुओयू को व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखा। अच्छा, आपको सावधान रहने की जरूरत है, बहन जियांग। उत्तरी ताई माउंटेन संप्रदाय शायद बहुत बुरे मूड में है। मैंने उनके शिष्यों को बहुत बुरी तरह से हराया। आपको लगता है कि मैं उन बूढ़े कमीनों से डरता हूँ? ये सुनते ही जियांग रुओयू के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। मैं आपके द्वारा दिए गए नए 8 त्रिग्राम हथेलियों का अभ्यास कर रहा हूँ और सुधार हुआ है महत्वपूर्ण। हे, मैं उन्हें वास्तविकता में आजमाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। मुझे आशा है कि आप सफल होंगे, बहन जियांग। जिया हाओ ने हंसते हुए कहा, क्योंकि मैं आपसे कुछ उदार इनाम पाने की उम्मीद कर रहा हूँ जब हम सभी प्रथम पुरस्कार जीत लेंगे। जियांग रुओयू की अभिव्यक्ति तब गुलाबी हो गई जब उसने जिया हाओ को इनाम मांगते हुए सुना। ये बदमाश, मुझे ठीक से पता है कि तुम किस तरह के इनाम के बारे में सोच रहे हो। जियांग रुओयू ने सिर हिलाते हुए अपने होंठ काटे। हम बाद में देखेंगे। थोड़ी देर बाद वरिष्ठ मार्शल कलाकारों के लिए प्रतियोगिता आखिरकार शुरू हुई। शायद केवल एक या दो ही ऐसे हैं जो जियांग रुओयू जितने युवा हैं। हालांकि जिया हाओ और सू जिंगर के प्रदर्शन को देखने के बाद सभी ने दक्षिणी डोजो को नए सिरे से प्रशंसा के साथ देखा। आइए देखें कि आप जैसी युवा लड़की यहाँ क्या कर सकती है। एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने एक खर्राटे के साथ मंच पर कदम रखा। येलो फ्लैग डोजो से क्यूई लुओ, मैं 5 बीस्ट कुंग-फू में कुशल हूँ। बम 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 तारांकन। क्यूई लुओ की भुजाएं सांपों की तरह हिल रही थीं क्योंकि उसने अपनी सारी शक्तियां अपनी उंगलियों में केंद्रित कर ली थीं। विशैला सर्प पाइक, माश फ्लिपिंग पाम। जियांग रुओयू की हथेली धीरे धीरे हिल रही थी क्योंकि उसने सभी हमलों को आसानी से रोक दिया। हालांकि उसकी हथेली धीरे धीरे हिल रही थी, लेकिन वे भारी और सघन रक्षात्मक रुख बनाया जिससे क्यूई लुओ का हमला उस तक नहीं पहुंच पाया। हवा और बिजली की हथेली। फुर्तीला बंदर कदम। एक कदम आगे बढ़ाते हुए जियांग रुओयू की हथेली बिजली की चमक की तरह चमकी। हालांकि क्यूई लुओ ने हल्के से छलांग लगाई, जियांग रुओयू के हमले से बचने के लिए अपने शरीर को घुमाया। 5 जानवरों का कुंग-फू 5 जानवरों, बाघ, सर्प, मंटिस, बंदर और क्रेन की क्षमताओं की नकल करता है। एक बंदर की तरह हल्केपन का उपयोग करते हुए क्यूई लुओ का शरीर एक पैर पर खड़ा था, बिना अपना संतुलन खोए। उसने अपना दूसरा पैर घुमाया, जियांग रुओयू की ओर एक शक्तिशाली किक मारी। फ्लाइंग क्रेन किक। उफ, जियांग रुओयू के लिए किक बहुत तेज थी। उसने इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह फिर भी इससे टकरा गई, जिससे उसका बल पीछे की ओर चला गया। हालांकि जियांग रुओयू बेकार नहीं खड़ी रही। पीछे हटते हुए उसने अपने और क्यूई लुओ के बीच की दूरी को कम करते हुए अपने पैरों को हिलाया। उसकी दोनों हथेलियां अलग अलग तरीके से बाहर निकलीं। तुच्छ चाल। उसने जियांग रुओयू पर जवाबी हमला करते हुए अपनी दोनों हथेलियों को बाघ के पंजे की तरह पंजे से जकड़ लिया। हालांकि जब जियांग रुओयू ने ये देखा तो उसके होंठ सिकुड़ गए। निश्चित रूप से उसकी बाईं हथेली क्यूई लुओ द्वारा अवरुद्ध हो गई थी। हालांकि उसका असली ध्यान उसके दाहिने हाथ पर था। क्यूई लुओ की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उसने महसूस किया कि बाघ के पंजे जियांग रुओयू की हथेली द्वारा कैसे जकड़ लिए गए थे, जिससे उसे ऐसा महसूस हुआ कि काटने के बजाय उसके पंजे जियांग रुओयू की हथेली पर फिसल रहे थे। जियांग रुओयू की हथेली क्यूई लुओ के हमले से फिसल गई और उसकी छाती पर जा लगी, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। क्यूई लुओ लड़खड़ा गया क्योंकि उसने अपने शरीर को जमीन पर स्थिर करने के लिए समायोजित किया। हालांकि जियांग रुओयू इस तरह के अवसर को जाने नहीं दे सकता था। पहाड़ पर 8 ट्राइग्राम टूट रहे हैं। तारांकन बूम। तारांकन। जियांग रुओयू की हथेली भारी पहाड़ की तरह गिरी, क्यूई लुओ को द्वंद्व रिंग से बाहर फेंक दिया। भीड़ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर जोर से जयकारे लगाने लगी। तो यह 8 ट्राइग्राम पाम है। चूंकि 8 ट्राइग्राम पाम का लाभ अलग अलग भिन्नताएं हैं। भिन्नताओं के बावजूद 8 ट्राइग्राम पाम की आक्रमण शक्ति बहुत कम है और इसे समझने में बहुत समय लगता है। सदन एज डोजो इतने सालों के बाद भी अपनी विरासत को बरकरार रखता है न? उफ, मैं मानता हूँ हार। क्यूई लुओ ने निराश होकर आह भरी और अपनी मुट्ठी बांध ली। मुझे स्वीकार करना होगा, मैंने आपके बारे में बहुत बुरा सोचा था। हालांकि आपने अपने दादा की तरह सदन एज डोजो की कमान संभाली। बड़े मेरी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। जियांग रुओयू ने जवाब में अपनी मुट्ठी बांधी और झुक गई।
बहन जियांग, ये बहुत बढ़िया था। जियांग रुओयू के अपनी सीट पर वापस आने पर सू जिंगर उत्साहित थी। लेकिन आपकी फ्लेम और वाटर पाम मेरी तुलना में अलग क्यों है? क्योंकि मैंने बचपन से ही 8 ट्रिग्राम पाम सीखे हैं। इस बीच आपने इसे हाल ही में सीखा है, जियांग रुओयू ने उत्तर दिया। और नहीं, आप आमतौर पर इसे अपनी जूडो तकनीकों के साथ जोड़ते हैं। लेकिन चिंता न करें, जब तक आप कुछ महीनों तक अभ्यास करते हैं, आप मेरी तरह ही उपलब्धि प्राप्त करेंगे। हे, मैं उस अवस्था तक पहुंचने का इंतजार नहीं कर सकती। सू जिंगर मुस्कुराए। जिया हाओ जानती थी कि जियांग रुओयू की मार्शल आर्ट प्रतिभा बहुत अच्छी थी। और नहीं, बेहतर 8 ट्रिग्राम पाम प्राप्त करने के बाद जियांग रुओयू की ताकत काफी बढ़ गई। 8 ट्रिग्राम पाम की विविधताएं अभ्यासकर्ता को विभिन्न अन्य तकनीकों को रोकने की अनुमति देती हैं। हालांकि उन्हें प्रत्येक भिन्नता को समझने और फिर उन्हें वास्तविक लड़ाई में लागू करने की भी आवश्यकता होती है। इसलिए 8 ट्रिग्राम पाम सीखने की आवश्यकता बहुत अधिक है। हालांकि जियांग रुओयू और सू जिंग र दोनों में इसके लिए प्रतिभा है। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियांग रुओयू का प्रतिद्वंद्वी और भी कठिन होता गया। हालांकि जियांग रुओयू की युद्ध भावना वैसी ही रही। उसने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, अपने प्रतिद्वंद्वी को एक एक करके हराया। जियांग रुओयू जितना अधिक लड़ती गई, उसकी तकनीक उतनी ही परिष्कृत होती गई। आखिरकार मार्शल आर्ट तकनीक निरंतर अभ्यास के बाद ही विकसित हो सकती है। वर्तमान में जियांग रुओयू को ऐसे प्रतिद्वंद्वी मिल गए हैं जिनसे वह बिना पीछे हटे लड़ सकती है। जिया हाओ को स्वीकार करें कि तियानशु राष्ट्र में मार्शल आर्ट बहुत विविधतापूर्ण थे। हम, जहां तक मुझे पता है, ईस्ट अंडे की तरह कुछ मार्शल आर्ट तकनीकें छिपी होनी चाहिए। शहरी काल्पनिक खेलों में ऐसे छिपे हुए ईस्टर अंडे आम थे। हालांकि अधिकांश खिलाड़ी उन्हें पाने की जहमत नहीं उठाते थे, क्योंकि वे खेल की प्रगति को मुश्किल से प्रभावित करते थे। यदि कोई प्लॉट पहले से ही खराब अंत वाले प्लॉट के रूप में तय है, तो कोई भी मार्शल आर्ट तकनीक या सुपरपावर आपकी नायिका को एंटर होने से नहीं बचा सकता। उदाहरण के लिए, मान लें कि खिलाड़ी ने घंटों पीसने के बाद सुप्रीम बोर्ड तकनीक प्राप्त की, और उन्हें अपने अभ्यास के समय को कम करने और अपार शक्ति प्राप्त करने के लिए सुप्रीम डिवाइन अल्ट्रा एलिक्सिर भी मिला। अंदाजा लगाओ, क्या खलनायक बस आपके गिलास में नशा करेगा और फिर आपकी ताकत को सील करने के लिए अपने गधे से किसी तरह का सुपर जहर निकालेगा। उसके बाद आपके लकवाग्रस्त शरीर से पहले आपकी वाइफों और खलनायक के सेक्स का आनंद लेने का दृश्य चलेगा। लेकिन अब ऐसी तकनीकें एक वास्तविकता बन गई हैं। मुझे उन्हें प्राप्त करने और अपनी ताकत बढ़ाने का मौका नहीं छोड़ना चाहिए। जिया हाओ ने मन ही मन सोचा। इसके अलावा मैं उन तकनीकों को यूनलान महाद्वीप में लाकर उन्हें मंत्रमुग्ध कर सकता हूँ। अगर साधारण तकनीकी सौ सेना युद्ध संरचना जैसी कुछ बन सकती है, तो क्या होगा अगर मैं अपने साथ शीर्ष ग्रेड तकनीकें लाऊं? क्या संभावना प्रभावित होगी? जैसे चांदी आसानी से सोने में बदल सकती है, लेकिन सोने को हीरे में बदलना बहुत कठिन होगा। कोई बात नहीं, मुझे इसे आजमाना होगा। जियांग रुओयू के प्रयासों और प्रतिभा ने उसे पहले ही फाइनल में पहुंचा दिया, और हर कोई फाइनल मैच का इंतजार कर रहा था। 8 ट्रिग्राम पाम, क्या मजाक है? जियांग रुओयू के अगले प्रतिद्वंद्वी को देखते ही जिया हाओ की आंखें सिकुड़ गईं। वह एक ऐसे आदमी की तरह लग रहा था जो अभी 30 साल का हुआ है, फिर भी उसका शरीर अच्छी तरह से बना हुआ था और उसमें मध्यम आयु के कोई लक्षण नहीं थे। पानी पीने के बाद उसने वह बोतल फेंक दी और मंच पर चला गया। यह 12 मार्शल पाम की एक सस्ती नकल है। बढ़ी हुई टॉनिक की बोतल, ठंडे झरने के पानी के अंदर 100 साल पुरानी पीली जिनसेंग और मुड़ी हुई पिसी हुई जड़ का मिश्रण। बिना किसी साइड इफेक्ट के, ये पीने वाले की ताकत को कुछ मिनटों के लिए बढ़ा देता है। ये कमीना, वह डोपिंग का इस्तेमाल कर रहा है न? जिया हाओ ने अपनी ऋषि की दिव्य आंखों से बोतल को देखते हुए नाक सिकुड़ी। वास्तव में यह कोई दवा नहीं थी, बल्कि सिर्फ टॉनिक पानी था, और यह ज्यादातर ड्रग टेस्ट पास कर लेगा। हालांकि ऐसी चीज व्यक्ति को मैचों में बढ़त हासिल करने देगी। 8 ट्रिग्राम पाम को सस्ती तकनीक कहना, क्या आप माउंट सॉन विला से हैं? जियांग रुओयू ने नाक सिकुड़ी। आपके उत्तरी लोग कभी भी दक्षिणी मार्शल आर्ट का सम्मान नहीं करेंगे। ये कुछ हिस्सा है जो मैं, चाओ युआन, तय करूंगा। चाओ युआन ने आगे बढ़ते हुए नाक सिकुड़ी। जैसे ही वे दोनों तैयार हुए, जियांग रुओयू और चाओ युआन दोनों ने एक ही समय में अपनी चालें चली। हालांकि चाओ युआन तेज था, उसने जियांग रुओयू के हथेली के हमलों को आसानी से पलट दिया। उसने उसकी दोनों हथेलियों को मारा और उसकी कमर पर मुक्का मारा।
जियांग रुओयू ने मुक्का मारने से बचने के लिए अपने पैरों को घुमाया और अपने शरीर को घुमाया, लेकिन अंत में उसे चोट लग गई, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गई। दर्द को सहते हुए जियांग रुओयू ने शालीनता से जमीन पर कदम रखा। जब उसने चाओ युआन के लापरवाह रवैये को देखा तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये लो, जियांग रुओयू ने ग्रेट माउंटेन और रिपलिंग लेक पाम का एक साथ इस्तेमाल करते हुए आगे की ओर दौड़ लगाई। हालांकि चाओ युआन के 12 मार्शल पाम एक महान अवरोध की तरह थे, जिसने जियांग रुओयू के सभी हमलों को बेअसर कर दिया। लड़ाई 10 मिनट तक चली, फिर भी चाओ युआन ने एक भी बार वार नहीं किया, और जैसे जैसे समय बीतता गया चाओ युआन और भी अधिक भारी होता गया। लानत है, वह इतना शक्तिशाली कैसे है? जियांग रुओयू अपने दिल में कोसने से खुद को रोक नहीं पाई। मैं उसके दिल में एक भी छेद नहीं देख सकती। मैं उसे कैसे हराऊंगी? क्या मैं यहीं तक जाऊंगी? जियांग रुओयू निराश हुए बिना नहीं रह सका। नहीं, अगर मैं हारने वाला भी हूं तो मैं अपना पूरा प्रयास करते हुए हारूंगा। अचानक उसने चाओ युआन के हाव भाव बदलते देखे, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। लड़खड़ाने के उस पल ने जियांग रुओयू को एक मौका दिया। स्वर्ग और पृथ्वी त्रिग्राम हथेली। बूम! अपनी पूरी गति का उपयोग करते हुए जियांग रुओयू की हथेली उल्का की तरह गिरी, जिससे चाओ युआन रिंग से बाहर हो गया। आह! क्या क्या हुआ? चाओ युआन अपने होश में आया और उसने उलझन में चारों ओर देखा। मैं हार गया। ये कैसे संभव है? तुमने धोखा दिया। तुमने मुझे मोहित कर लिया। चाओ युआन, क्या तुम पागल हो गए हो? जियांग रुओयू अवाक रह गया। मैं कैसे धोखा दे सकता हूँ? हमने सबके सामने निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से लड़ाई लड़ी, और इसका क्या मतलब है कि मैंने तुम्हें मोहित कर लिया? प्रतियोगी चाओ युआन, हंगामा मत करो। रेफरी ने तुरंत हस्तक्षेप किया। यह मैच दक्षिणी एज डोजो के जियांग रुओयू जीतते हैं। जियांग रुओयू इस साल के राष्ट्रीय मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के चैंपियन हैं। नहीं, असंभव। चाओ युआन विरोध करना चाहता था, लेकिन उसे सुरक्षा गार्डों ने घसीट कर ले जाया। आखिरकार माउंट सॉन्ग विला की गंदगी भरी प्रकृति के कारण जब चाओ युआन हार गया तो कई अन्य लोगों ने खुशी मनाई। भले ही जियांग रुओयू ने चाओ युआन के दावे को खारिज कर दिया, लेकिन वह संदेह महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। आखिरकार चाओ युआन इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन उस पल क्या हुआ जिससे उसे झटका लगा? क्या मैं इस तरह लड़खड़ा सकता हूँ? मेरा चेहरा इतना डरावना नहीं है न? जियांग रुओयू ने अपना गाल रगड़ा, क्योंकि वह खुद को घबराए बिना नहीं रह सकी। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान! बहन जियांग, हम जीत गए। सू जिंग र जोआंग रुओयू के पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। जिंग रुओयू ने बड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, क्योंकि उसे अब चाओ युआन के बारे में नहीं सोचना था। वास्तव में जिंग र, हम जीत गए। मुझे आपको और जिया हाओ को बहुत बहुत धन्यवाद देना है। आप लोगों के बिना मैं यह नहीं कर पाती। जियांग रुओयू ने सू जिंग र को गले लगाते हुए आह भरी। हे, वास्तव में वह चाओ युआन एक धूर्त कमीना है, लेकिन लगता है बहन जियांग ने उसे हरा दिया। जिया हाओ ने सू जिंग र के बगल में खड़े होकर अपनी बाहें क्रॉस करके हंसते हुए कहा। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इसमें जिया हाओ का हाथ है? जियांग रुओयू ने जिया हाओ को घूर कर देखा। उसने जिया हाओ के होठों को एक शर्मीली मुस्कान में मुड़ते हुए देखा, जैसे कि वह जियांग रुओयू के विचारों को सिर हिलाकर स्वीकार कर रहा हो। खैर, चलो स्टेज पर चलते हैं। बहन जियांग, मैं पुरस्कार पाने के लिए उत्सुक हूँ। हे, ठीक है जिंग र। जियांग रुओयू ने मंच पर चलते हुए दक्षिणी एज डोजो का प्रतीक थामा। सभी की जय जयकार और तालियों के साथ उसने पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्राप्त किया। यहाँ मेरा समर्थन करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इतने वर्षों के बाद भी हमारे दक्षिणी एज डोजो ने प्राचीन मार्शल आर्ट को पूरी देखभाल के साथ बनाए रखा है। मेरे दादाजी ने इसे मेरे पिता को दिया और मेरे पिता ने भी मुझे दिया, और मैं भी इसे अगली पीढ़ी को दूंगा, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारी विरासत कभी न खो जाए। मैं अपने 2 जूनियर जिया हाओ और सू जिंग र का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने स्वेच्छा से हमारे डोजो से तकनीक सीखी। जियांग रुओयू ने एक लंबा भाषण दिया तो जिया हाओ ने अपना कान रगड़ा। आखिरकार वह ऐसी चीजों से आसानी से ऊब जाता है। वास्तव में जिया हाओ ने चाओ युआन के दिल में हेरफेर करने के लिए इच्छा क्यूई का इस्तेमाल किया, जिससे उसे खतरा महसूस हुआ और जियांग रुओयू के हमले का डर लगा। लेकिन फिर अगर वह कमीना जीत जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। चूंकि उसने धोखा दिया, इसलिए मुझे जियांग रुओयू की मदद करने की भी अनुमति मिल गई। नहीं,
जिया हाओ ने अपने दिल में कंधे उचका दिए। इसके अलावा मुझे जियांग रुओयू को बेहतर चीजें उपहार में देनी होंगी और उससे बेहतर पुरस्कार प्राप्त करना होगा। हे आज रात मैं उसे 8 त्रिग्राम यिन यांग बेडरूम तकनीक ठीक से सिखाऊंगा। मिस रेन, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। ये कुछ भी नहीं है मिस युनकी, मुझे पता है कि आप एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति हैं, उस ली ताओ से कहीं बेहतर। सू युनकी ने ये सुनकर मुस्कुराए। उसके सामने एक महिला बैठी थी जो अभी अभी अपने 60वें जन्मदिन पर पहुंची थी। हालांकि कुछ मामूली झुर्रियों और काले बालों के बीच सफ़ेद बालों की एक स्टाइलिश धारा के अलावा वह अपने 30वें दशक के अंत में एक महिला की तरह लग रही थी। और यह भी कि उसके पीछे खड़ी दो खूबसूरत सचिव दोनों ही अपने मध्य 20वें दशक में हैं और उनमें लड़कों जैसा आकर्षण है। रान जी यू ने सू युनकी की निगाहें देखकर मुस्कुराई। उसने दो सचिवों को बाहर भेज दिया और हल्के से हंसी। क्या बात है लेडी सू, मुझे एक बूढ़ी गाय समझ रही है जो युवा घासों के पीछे भाग रही है। आह नहीं, वास्तव में नहीं, सू युनकी ने अपना सिर हिलाते हुए घबराए। मैंने आपके संघर्षों के बारे में सुना है मिस रैन। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, थोड़ा बहुत लिप्त होना ठीक है, जब तक कि इससे दूसरों को चोट न पहुंचे। आप बहुत समझदार हैं बॉस सू। बहुत से लोग ऐसा नहीं सोचते। रान जी यू ने चाय पीते हुए आह भरी। 1 घंटे तक व्यापार के बारे में बात करने के बाद सू युनकी ने आखिरकार अपना मुंह खोला। मिस रैन, क्या आप इस रिश्ते पर कुछ प्रकाश डाल सकती हैं? उसने रुककर अपना वाक्य फिर से बनाया। कल्पना कीजिए कि अगर कोई बूढ़ी महिला किसी युवा से प्यार करती है और वह युवा व्यक्ति उसका कोई रिश्तेदार हो, तो उसे क्या करना चाहिए? रे जी यू की आंखें उस सवाल को सुनकर झुक गईं। उसके होठों पर धीरे धीरे मुस्कान आ गई। सू युनकी को एहसास हुआ कि उसने क्या कहा, जिससे वह बहुत शर्मा गई। मिस रैन, मेरी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मैंने बस एक फिल्म देखी और सवाल बोल दिया। ठीक है, चलिए बाकी डील के बारे में बात करते हैं। नहीं युनकी, विषय बदलने की जरूरत नहीं है। रे जी यू ने उसके हाथ हिलाए। बस मेरे लिए कुछ सॉफ्ट ड्रिंक ले आओ। चाय इस बातचीत के लिए उपयुक्त नहीं है। हाँ, रे जी यू की बात सुनकर सू युनकी की आंखें झपक गईं। एक नर्म सिर हिलाते हुए उसने सॉफ्ट ड्रिंक के 2 डिब्बे मंगवाए। मम्मा, कई चीज़ों के बावजूद ये सस्ती चीज़ का स्पाइक सबसे अच्छा है। रान जी यू ने आह भरते हुए एक घूंट लिया। ठीक है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि सू युनकी में भी नर्म पक्ष होगा। रान जी यू ने हंसते हुए कहा। इसके अलावा मैं तुम पर अपनी छाया देख रही हूँ। एक सफल व्यवसाय, एक युवा विधवा, कॉर्पोरेट दुनिया का दबाव, यहाँ सब कुछ बहुत परेशान करने वाला हो सकता है। दुर्भाग्य से मेरे समय में महिलाओं के पास बहुत अधिक विशेषाधिकार नहीं थे। अन्यथा मैं बहुत सी चीज़ों का आनंद ले सकती थी। लेकिन अब मेरी ओर देखो, मैं मूल रूप से विभिन्न निगमों के शेयरों को धारण करते हुए सेवानिवृत्त हूँ। मैं वही हूँ जो वे कहते हैं, एक अमीर बड़ी चाची। रान जी यू ने अपने होंठ सिकुड़े। ये दोनों लड़के, क्या वे बहुत सुंदर नहीं हैं? उसने मुस्कुराते हुए और अधिक शीतल पे पीते हुए कहा। उन्होंने अभी हाल ही में 1 साल पहले अपनी इंटर्नशिप पूरी की है। मैंने उन्हें पैसे देने की पेशकश की और उन्होंने मुझे अपनी सेवा दी। अरे, मुझे मानना पड़ेगा, युवा स्टड अच्छे होते हैं। और क्या बेहतर है, उनमें से 2 अच्छे हैं। सू युनकी ने जब रान जी यू के शब्द सुने तो लगभग थूक दिया। हालांकि वह रान जी यू की हिम्मत की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाई। वास्तव में वह एक अकेली अमीर महिला है और वह कर सकती है वो जो चाहे अपने पैसे से। और वह बहुत स्पष्टवादी भी है, बिना किसी चिंता के ऐसे अंतरंग मामलों के बारे में बात करती है। तो तुम्हें क्या परेशानी है सू युनकी? मुझे तुम्हारी कहानी में बहुत दिलचस्पी है। ठीक है मिस जी यू, तुम देखो। नहीं मिस जी यू नहीं, बस मुझे आंटी कहो। रान जी यू मुस्कुराए। मेरा मतलब है, तुम मुझे बड़ी बहन भी कह सकती हो, मैं इतनी बूढ़ी नहीं दिखती। हे, तो आंटी जी यू। ये सुनकर सू युनकी हंस पड़ी। आखिरकार रान जी यू को बड़ी बहन कहना थोड़ा ज्यादा होगा। एक गहरी चुस्की लेते हुए सू युनकी ने जिया हाओ और उसके रिश्ते के बारे में और अब तक हुई घटनाओं के बारे में सूक्ष्मता से बताना शुरू किया। तस्क, तो तुम्हारा तथाकथित सौतेला बेटा अब तुम्हारी नज़र में एक सक्षम आदमी बन गया है न? रान जी यू खुद को हंसने से नहीं रोक पाई। भगवान, तुम वाकई वर्जित रोमांस से मेरा जुड़ाव जगा रही हो। आंटी जी यू, यह कोई मजाक की बात नहीं है। सू युनकी ने मुंह बनाया। आपको मेरी बात पूरी तरह सुननी चाहिए। आहा, ठीक है।
लेकिन क्या आपको यकीन है कि वह सिर्फ 19 साल का है? रान जी-यू ने अपनी भौहें उठाईं। उसने जो कुछ किया क्या वाकई एक 19 साल के नौजवान के लिए ऐसा करना संभव है? ये सच है आंटी जी-यू। अगर वह न होता तो मुझे सिर्फ आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी बहुत नुकसान होता। जिया हाओ का वर्णन। मुझे लगता है कि वह आपके परिवार के अंदर एक युवा भेड़िया है। रान जी-यू खुश हो गई। और मुझे लगता है उसने पहले ही अपने नुकीले दांत दिखाने शुरू कर दिए हैं। तुम कह रही हो कि जिया हाओ शायद मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है? सू युनकी ने अविश्वास से कहा। ऐसा नहीं है। रान जी-यू ने अपना सिर हिलाया। युनकी, इस दुनिया में 3 तरह के पुरुष हैं जो हर चीज से दूर रहते हैं और अपने काम से मतलब रखते हैं। वे बहुत कम हैं। जिनके मन में लालच है लेकिन वे सिर्फ सपने देख सकते हैं। ज्यादातर पुरुष इसी श्रेणी में आते हैं। इस तरह के पुरुष किसी महिला की उंगलियों पर नाच सकते हैं। बाकी बचे हुए लोगों के लिए वे ऐसे पुरुष हैं जो पूरी तरह से लालची हैं और उनके पास अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए पूंजी है। दूसरी श्रेणी के पुरुषों के विपरीत ये पुरुष अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। नैतिकता, आचार विचार और दूसरी चीजें उनके लिए काम नहीं करती हैं। वे बस ऐसे पुरुष हैं जो या तो अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं या कोशिश करते हुए मर जाते हैं। मुझे ग्रैंड ट्राइडेंट कॉर्पोरेशन के सीईओ के साथ वाली रात याद है। सू युनकी घबरा गई। वास्तव में वह भयंकर कमीना जो पूरे तियानशु देश के उद्योगों को एक खर्राटे से डर से कांपने पर मजबूर कर सकता है। वह वास्तव में धैर्य के साथ इंतजार कर रहा था, धीरे धीरे मेरे चारों ओर अपना रेशमी जाल बुन रहा था। रान जी-यू ने कड़वाहट से मुस्कुराया। और मैं इसमें फंस गई। लेकिन अरे, ऐसा नहीं है कि उसने मेरा फायदा उठाने के बाद कभी मेरी मदद नहीं की। उसकी बदौलत मैं आज जहाँ हूँ वहाँ खड़ी हूँ। खैर, जैसा कि मैंने कहा, मुझे लगता है कि यह जिया हाओ भी उसके जैसा ही है। लालची और आसमान से भी ऊंची महत्वाकांक्षाएं। और मुझे लगता है कि वह स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित है। सू युनकी, ये पहले से ही एक आधुनिक युग है और आप एक सफल महिला हैं। रान जी-यू उठी और अपना पस उठाया। क्यों न उस आनंद का स्वाद चखा जाए जो आपने सालों से नहीं चखा है। लेकिन चाची, वह अभी भी मेरा सौतेला बेटा है। सू युनकी ने कड़वी मुस्कान दी। रक्त संबंधी नहीं है न? रान जी-यू हंसी। अब अगर आप मौका नहीं लेंगे तो आपको इसका पछतावा होगा जब वह किसी प्रेमी को ढूंढने जा रहा होगा। तो खुद को परेशान न करें और कोशिश करें। सू युनकी ने अपने फोन को देखा और सू लैन द्वारा भेजी गई तस्वीर देखी। उसने सू जिंगर और जिया हाओ को राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट में प्रथम पुरस्कार लेते देखा। सू लैन ने जिया हाओ की लड़ाई के वीडियो भी भेजे, जिससे सू युनकी का दिल खुशी से धड़क उठा। हो, क्या वह जिया हाओ है? रान जी-यू की आंखें चमक उठीं। कितना सुंदर लड़का है। उन जिगोलों की तरह नहीं, लेकिन उसमें वह मर्दाना आकर्षण ज्यादा है। अगर मैं 20 साल छोटी होती तो वह अभी किशोर है आंटी रान। सू युनकी ने उसे घूरते हुए अपना फोन ढक लिया। क्या मुझे लगता है कि वह पहले से ही सहमति की उम्र पार कर चुकी है? रान जी-यू ने पलकें झपकाईं। मेरा विश्वास करो, आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं। बहुत हो गया आंटी। हे। रान जी-यू मुस्कुराए और जाने के लिए मुड़ी। अच्छा, मैं अब जाने वाली हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं फिर भी तुमसे अपने दिल की इच्छा पूरी करने के लिए कहूंगी। आखिर जीवन छोटा है, क्यों न कुछ आनंद और उत्साह का आनंद लिया जाए। उसकी 2 सचिव अंदर आई और रान जी-यू ने उन दोनों को गले लगाया। ठीक है दोस्तों, माँ होटल में तुम्हारे साथ कुछ मौज मस्ती करने जा रही है। जैसा तुम चाहो, मैंने अपनी कार पहले ही तैयार कर ली है। सू युनकी एकदम अवाक खड़ी रही जब रान जी-यू ने जाने से पहले अपनी दोनों सचिवों को एक एक करके जोश से चूमा। ये चुड़ैल, मुझे क्यों लगता है कि वह आज उन्हें चूस कर खत्म कर देगी। नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात है जिया हाओ। शायद मुझे घर लौटकर उससे बात करनी चाहिए। उसने और जिंग रने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया, इसलिए मुझे उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए, है न? उठते हुए सू युनकी ने अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। आखिरकार उसके पास भी अपनी तरफ से अच्छी खबर है, क्योंकि जल्द ही किंगजू ज्वेलरी ब्लू क्रिस्टल कॉर्पोरेशन के साथ विलय करने जा रही है। जब वह शाम को हवेली में लौटी तो उसने देखा कि जिंग ए सूलान के साथ सोफे पर बैठी है। माँ,
तुम वापस आ गए। हे भगवान, हमने तुम्हें बहुत याद किया। माफ करना मेरे प्यारे, माँ काम में व्यस्त हैं। सू युनकी ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को गले लगाया। लेकिन अंदाजा लगाओ, हमारा सबसे बड़ा सिरदर्द अब दूर हो गया है। क्या? सू लान ने सू युनकी की बात समझी। तुम किंगजू ज्वेलरी को हमारी कंपनी में विलय के लिए मनाने में कामयाब हो गए। हाँ, वाह, ये बहुत बढ़िया है। सू लान उत्साहित थी। अब हमारी कंपनी पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी के लिए मुझे सिंग एयर और हाओ एयर को बधाई देनी है। सू युनकी मुस्कुराए। लेकिन हाओ एयर की बात करें तो वह कहाँ है? उसके कमरे में। हाँ, उस डमी के बारे में मत पूछो, सू जिंगर ने झुंझलाते हुए कहा और दूसरी तरफ देखने लगी। उसने कहा कि उसे बाहर कुछ काम है और वह आज रात वापस नहीं आएगा। क्या ऐसा है? सू युनकी की अभिव्यक्ति यह सुनकर लड़खड़ा गई। क्या वह इतने समय बाद भी मुझसे बच रहा है? उस रात जो कुछ हुआ उसके बाद? लानत है, मुझे वास्तव में उसके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त करने की जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि वह कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा। सू युनकी जिया हाओ के प्रति प्यार और चिंता को महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। इस बीच ग्राहक, ये हमारी कंपनी द्वारा निर्मित यथार्थवादी धातु मिश्र धातु कवच है। एक व्यक्ति ने जिया हाओ को एक प्राचीन कवच दिखाया। ये कॉस्प्लेइंग के दायरे से बहुत परे है। ये कवच मध्ययुगीन काल की तरह आसानी से तीरों को रोक सकता है और डिजाइन को प्राचीन हान राजवंश योद्धाओं की तरह सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है। मम्मा, ये टुकड़े बहुत अच्छे लग रहे हैं। क्या आप इनके 1000 टुकड़े तैयार कर सकते हैं? जिया हाओ ने मैनेजर की तरफ देखा। 1000 टुकड़े? वह व्यक्ति दंग रह गया। क्यों, आप नहीं कर सकते? जिया हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। मैं एडवांस के तौर पर तुरंत 1 मिलियन युआन देने को तैयार हूँ। ग्राहक, ये चिंता मत करो। मैनेजर ने गहरी सांस ली और चमकते हुए मुस्कुराया। हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी से तैयारी शुरू कर दो। मैं 1 हफ्ते के अंदर इसे इकट्ठा कर लूंगा। जिया हाओ बोली। इसके अलावा तलवारें, कृपान और भाले, उनमें से कुछ सो बनाओ। अरे, क्या ये व्यक्ति प्राचीन युद्धों का यथार्थवादी नाटक बनाने जा रहा है? वह व्यक्ति जिया हाओ को अजीब नज़र से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन फिर, अमीर लोगों के अजीब शौक होते हैं। जब तक उसे पैसे मिलते रहेंगे, वह जिया हाओ जो भी कहेगी, वह करेगा। जिया हाओ उस जगह से निकलकर दक्षिणी एजडोजो में चला गया, जो पहले से ही बंद था। वह प्रशिक्षण कक्ष में चला गया, जहां जियांग रुओयू अपनी मार्शल आर्ट वर्दी में मंद रोशनी में खड़ी थी। क्या तुम सच में अभी प्रशिक्षण लेना चाहती थी? जियांग रुओयू हैरान थी। तुम सीखने में मेहनत कर रही हो। रुको, तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? प्रतियोगिता क्षेत्र से बाहर निकलने के बाद जिया हाओ जियांग रुओयू को देखकर मुस्कुराए। बहन जियांग, चूंकि हम प्रतियोगिता जीत चुके हैं, तो क्या तुम्हें अब मुझे इनाम नहीं देना चाहिए? इनाम? हम? जियांग रुओयू ने ये सुनकर अपने होंठ सिकुड़े। ठीक है, तुम जो मांग रही हो वह तुम्हें देना असंभव नहीं है। लेकिन इससे पहले कि जियांग रुओयू कुछ और कह पाती, जिया हाओ ने अपनी बात काट दी। बहुत बढ़िया, बहन जियांग, इस बारे में क्या ख्याल है? आओ और दक्षिणी एजडोजो में मुझसे मिलो। किस लिए? तुम इतनी देर से वहां क्या करने जा रही हो? जियांग रुओयू ने अपनी भौहें उठाईं। लेकिन उस समय वहां कोई नहीं होगा। हे, ठीक इसीलिए। जिया हाओ ने चालाकी से मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हें कुछ गुप्त चालें सिखाना चाहता था, बहन जियांग। इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम वहां आकर मुझसे मिलोगी। और कृपया अपनी वर्दी पहनकर आओ। हाँ, जियांग रुओयू ने जिया हाओ को घूर कर देखा, ये जानते हुए कि उसके इरादे कुछ भी नहीं थे। लेकिन क्या वह इस बारे में गंभीर है? जियांग रुओयू ने मन ही मन सोचा। नहीं तो वह मुझे मेरी वर्दी पहनकर आने के लिए क्यों कहेगा? बस मुझे लगता है कि मैं उसे गलत समझ रही हूँ। शायद वह वास्तव में मेरी मदद करना चाहता है। जियांग रुओयू ने सिर हिलाते हुए अपनी मुट्ठी भींच ली। ठीक है, मैं आऊंगी। हे, तो फिर मिलते हैं। जिया हाओ मुस्कुराया और जाने के लिए मुड़ा। जियांग रुओयू ने सच में सोचा था कि जिया हाओ उसे कुछ नया दिखाने जा रही है। और वह गलत भी नहीं थी। बस नई चीज कुछ ऐसी थी जिसे देखने की उसे उम्मीद भी थी और उम्मीद भी नहीं थी। ... तुम अपने कपड़े क्यों उतार रही हो? जियांग रुओयू दंग रह गई और उसने एक कदम पीछे हट लिया। अच्छा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सुडौल ऊपरी शरीर दिखाया,
जो ताकत और जोश से भरपूर था। हम अपनी जीत का जश्न गहन प्रशिक्षण के साथ मनाने जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह ... मैं ये जानता था। जियांग रुओयू ने निराशा से आह भरी। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे जिया हाओ कुछ ऐसा पूछे जो विकृत न हो। हे बहन जियान, मैंने पहले ही इस बारे में आपसे बात की है। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। आज के बाद दक्षिणी एज डोजो को मार्शल आर्ट हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा। इसके अलावा आपको विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए सरकार की अनुमति भी मिलेगी, जिससे दक्षिणी एज डोजो की छवि बढ़ेगी। ठीक है, मुझे खुश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियांग रुओयू ने जिया हाओ को अपनी हथेली दिखाई, जिससे वह रुक गया। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम सेक्स कर सकते हैं। हम नहीं कर सकते। जिया हाओ ने अपनी भौहें उठाईं। मेरा मतलब है। जियांग रुओयू ने अपने होठों को काटा क्योंकि उसे अपने गाल पर गर्मी महसूस हुई। क्या हमें खुद को और समय नहीं देना चाहिए? हे, ये कैसा रहेगा मिस चैंपियन? जिया हाओ ने अपनी बाहें पार की, जियांग रुओयू की शर्मीली मुस्कान पर चंचलता से मुस्कुराते हुए। अगर तुम मुझे हराने में कामयाब हो गए तो मैं आज रात कुछ नहीं करूंगा। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, मैं क्यों मानूं? जियांग रुओयू ने मना कर दिया। वह जिया हाओ के जाल में नहीं फंसने वाली है। ओह, क्या ऐसा है? जिया हाओ खुश हो गई। ये कैसा रहेगा? लड़ने के बजाय हम टैग का खेल खेलते हैं। अगर तुम मुझे पहले छूने में कामयाब हो गए तो मैं हार मान लूंगी। हाँ, यह। जियांग रुओयू के होंठ फड़कने लगे, लेकिन उसने इसे सीधे मना नहीं किया। जरूर, जिया हाओ ज्यादा ताकतवर हो सकता है, लेकिन इस सीमित जगह में उसे पकड़ना कितना मुश्किल होगा। लेकिन चूंकि वह प्रस्ताव कर रहा है, मुझे लगता है कि वह इसमें आश्वस्त है। लेकिन फिर प्रस्ताव बहुत लुभावना है। गहरी सांस लेते हुए जियांग रुओयू ने जिया हाओ को देखा। तो मुझे बस इतना करना है कि मैं तुम्हें पहले पकड़ूं, है न? हाँ, यही है, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन इसके विपरीत, अगर मैं तुम्हें पहले पकड़ लूं तो तुम्हें पता चल जाएगा। हम बहुत घमंडी मत बनो, बदमाश। जियांग रुओयू ने अपना लबादा ठीक करते हुए कहा। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए, जिया हाओ ने जियांग रुओयू को पहला कदम उठाने दिया। हाँ, जियांग रुओयू का शरीर एक तना हुआ तार जैसा था, जो अचानक बहुत जोर से टूट गया। जैसे ही उसकी हथेली बाहर निकली, उसका शरीर हिल गया। हालांकि हथेली जिया हाओ के शरीर से एक बाल से चूक गई क्योंकि जिया हाओ ने बचने के लिए अपना शरीर घुमाया। जियांग रुओयू रुकी नहीं क्योंकि उसका शरीर एक फड़फड़ाती तितली की तरह हिलता रहा। वह राष्ट्रीय मार्शल टूर्नामेंट में अपने मैच से ज्यादा केंद्रित थी। हालांकि अपने सभी प्रयासों के बावजूद वह जिया हाओ को बिल्कुल भी छू नहीं सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे जिया हाओ एक फिसलन भरी लोच थी। हर बार जब वह उसे मारने वाली होती तो उसका शरीर बाल की चौड़ाई से चकमा दे जाता, जिससे वह और अधिक निराश हो जाती। ठीक है, मैंने तुम्हें पर्याप्त समय दिया है। जिया हाओ ने अपने पैरों को घुमाते हुए हंसी उड़ाई। अब मेरी बारी है। आह! जिया हाओ की अचानक हरकत से जियांग रुओयू के पैर जमीन से हट गए। हालांकि इससे पहले कि वह जमीन पर उतर पाती, उसने खुद को जिया हाओ की बाहों में पाया। ठीक है, तुमने अपनी हिफाजत कम कर दी और तुम्हारे प्रतिद्वंद्वी ने तुम्हें पकड़ लिया, मिस जियांग। जिया हाओ के चेहरे पर शैतानी मुस्कान चमक उठी। महान विकृत की छेड़छाड़ कला का पहला रूप, स्पैंक। पा आह! जियांग रुओयू के नितंबों से दर्द की एक चुभन फैल गई। हालांकि चिल्लाने के बजाय जियांग रुओयू के होठों से एक अजीब सी कराह निकली, जिससे वह भ्रमित और उत्तेजित हो गई। जिया हाओ, तुम कमीने, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत की। तारांकन आह! ये दर्द करता है। जियांग रुओयू ने जिया हाओ से छूटने की कोशिश की, लेकिन वह उसे बहुत मजबूती से पकड़ रहा था, जिससे वह असहाय होकर थप्पड़ स्वीकार कर रही थी। तुम मूर्ख हो, लड़की। थप्पड़। तारांकन, तुमने मुझे पहले सेक्स करने का वादा करने के बावजूद इतने लंबे समय तक इंतजार करवाया। आह! मैं माफी चाहता हूँ जिया हाओ। जियांग रुओयू की आंखों में आंसू आ गए। जिया हाओ ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया क्योंकि उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी, जिससे जियांग रुओयू तुरंत बाहर निकल गई। तुम कमीने, ये दर्द करता है। जियांग रुओयू चिल्लाए और अपनी गांड रगड़ने लगी। ठीक है, मैंने तुमसे कहा था, हम प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं। जिया हाओ मुस्कुराए। हालांकि तुम्हारे पास साधारण खलनायकों को हराने की शक्ति है, लेकिन अगर मेरी तरह की ताकत वाला कोई विकृत व्यक्ति सामने आ जाए तो क्या होगा?
इसलिए मैं तुम्हें प्रशिक्षण दे रही हूँ बहन जियान। जिया हाओ ने उसे ताना मारा। अब क्या हम अपना खेल फिर से शुरू करें? बदमाश, मैं तुम्हें हराने जा रही हूँ। जियान रुओयू जिया हाओ की ओर दौड़ी। उसने सीधे 8 ट्रिग्राम पाम का इस्तेमाल किया, जिया हाओ पर हमला करने की कोशिश की। हालांकि पहले की तरह जिया हाओ उसके हमले को चकमा देती रही। जियांग रुओयू को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने जिया हाओ की हरकतों में भी अजीबोगरीब चीजें देखीं। उसकी हरकतें पानी की तरह तरल थीं, जो उसकी इच्छानुसार बदल जाती थीं। और क्या बताऊं, उसका फुटवर्क बहुत ही साधारण है, लेकिन बहुत तेज है। मानो उसने अपने शरीर के हर पहलू को नियंत्रित किया हो, जिससे वह स्वाभाविक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा हो। जियांग रुओयू निराश हो गई। अचानक उसने देखा कि जिया हाओ फिर से अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा है। उसके होठों पर मुस्कान आ गई। मैं दोबारा धोखा नहीं खाऊंगी। उसने जिया हाओ के पैरों को उलझाने की कोशिश करते हुए लात मारी, लेकिन उसके पैर हवा में उछले, जिससे जिया हाओ पूरी तरह से बच गई। जियांग रुओयू तब दंग रह गई जब उसने महसूस किया कि जिया हाओ उसके सामने गायब हो गई है, उसके ठीक पीछे दिखाई दे रही है। महान विकृत की छेड़छाड़ कला का दूसरा रुख, सींग वाले भालू का पंजा। जियांग रुओयू तब दंग रह गई जब उसने महसूस किया कि जिया हाओ उसे पीछे से गले लगा रहा है। उसके दुष्ट पंजे उसके लबादे के अंदर घुस गए, उसके स्तनों को जोर से दबाते हुए। अरे, मैंने नीचे ब्रा भी नहीं पहनी थी। यह एहसास। उसका दिमाग धुंधला हो गया क्योंकि उसके शरीर में खुशी की एक और लहर फूट पड़ी। जिया हाओ का दुलार बस शानदार था, उसके स्तनों को नरमाटे की तरह धीरे से सहला रहा था। आह, जिया हाओ, विकृत। क्या, जैसा कि मैंने कहा। जिया हाओ मुस्कुराए। तुम्हें मेरे जैसी ताकत वाले विकृत व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। सौभाग्य से मैं उन्हें तुम्हारे पास आने से पहले ही रोक लूंगा। तो तुम्हें जिस एकमात्र विकृत व्यक्ति का सामना करना है, वह है मैं। आह, जियांग रुओयू करा उठी, जब जिया हाओ ने एक ही समय में उसके दोनों निप्पलों को चुटकी से दबाया, जिससे उनमें एक अजीब सी खुशी की चुभन हुई। जिया हाओ की उत्तेजना के तहत उसने महसूस किया कि उसके निप्पल खड़े और सख्त हो गए हैं, जिया हाओ से और अधिक ध्यान पाने के लिए तड़प रहे हैं। अघे, क्यों? यह इतना अच्छा क्यों लग रहा है? वह मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहा है फिर भी। एक दबी हुई कराह के साथ जियांग रुओयू ने कहा, फिर से उसकी पकड़ से छूट गया, भारी सांस लेते हुए। ठीक है, जैसा कि मैंने कहा, मुझे पहले छूने मत देना। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए उसकी हथेली को कामुकता से सूंघा। मम्मा, मीठा। जियांग रुओयू ने जब ये देखा तो वह कांप उठी। ये घृणा और उत्तेजना दोनों थी, जिससे उसका दिल उलझन में पड़ गया। जिया हाओ, इस बार तुम हार जाओगे। अचानक जियांग रुओयू जिया हाओ की ओर दौड़ी और उसे मुक्का मारा। जिया हाओ हंसा, क्योंकि उसने हमेशा की तरह पानी ढोने वाले कदमों का इस्तेमाल किया और तेजी से बच निकला। हालांकि जब उसने जियांग रुओयू के चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान देखी तो उसका भाव बदल गया। अचानक उसने अपना लबादा नीचे खींचा और जिया हाओ की आंखों के सामने अपने दो प्यारे सफेद स्तन दिखाए। जिया हाओ अप्रत्याशित हरकत से दंग रह गई, जिससे जियांग रुओयू को एक दुर्लभ अवसर मिला। उसने अपना पैर घुमाया और जिया हाओ को गिरा दिया। हालांकि जिया हाओ ने प्रतिक्रिया की और उसके ऊपर गिर गई। सहज रूप से जियांग रुओयू ने जिया हाओ की गर्दन को जकड़ने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल एक चिमटी की तरह किया। लेकिन फिर उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। हे, मैं यह नहीं कहूंगी कि मुझे इस हार से कोई परेशानी है। यो, उसने महसूस किया कि जिया हाओ का चेहरा उसके क्रोच पर दबा हुआ था क्योंकि उसने उसे उस अवस्था में बंद कर दिया था। उसने उसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे पकड़े रहा। यो, एक झटके के साथ जिया हाओ जियांग रुओयू के ऊपर थी। वह नीचे झुका, उसके स्तनों को छेड़ते हुए उसे जोश से चूमा। महान विकृत की छेड़छाड़ कला, तीसरा रुख, समर्पण का चुंबन। जियांग रुओयू ने संघर्ष किया, लेकिन आखिरकार उसने अपनी इच्छाओं के आगे घुटने टेक दिए। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए अपना सवाल पूछा, बहन जियांग, टैग के बजाय क्या अब हम कुश्ती मैच शुरू करें? उद्धरण चिन्ह ... जो भी तुम कहो, विकृत। जिया हाओ ने धीरे धीरे जियांग रुओयू के मार्शल रॉब को ढीला किया, जिससे उसकी त्वचा उसकी निगाहों के सामने और अधिक उजागर हो गई। बदमाश, तुमने अभी क्यों नहीं बताया? जियांग रुओयू रोने से खुद को नहीं रोक पाई। हम होटल में कर सकते थे। बहन जियांग, तुम्हें कामुकता का कोई ज्ञान नहीं है। जिया हाओ ने उसे अपने नीचे दबाते हुए धीरे धीरे उसकी भरपूर छाती को सहलाते हुए हंसते हुए कहा।
क्या तुम्हें डोजो के अंदर अपनी वर्दी में ऐसा करते हुए अधिक उत्तेजना महसूस नहीं होती? कमीने, तुम बेशर्म हो। जियांग रुओयू ने खुद को थूकने से नहीं रोका। हालांकि उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि जिया हाओ के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया। हे, मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ तुमसे ज्यादा ताकतवर मर्द ही पसंद हैं, सिस्टर जियांग। जिया हाओ मुस्कुराई जब उसकी उंगलियां उसके उभरे हुए निप्पलों को उनके बीच घुमा रही थी। अब तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम्हारा छात्र तुम्हें ताकत और बिस्तर दोनों में हरा रहा है। हग करो, मुझे मत छेड़ो। इतना जियांग रुओयू को अपने शरीर में एक अजीब नशा फैल रहा था। जितना ज्यादा जिया हाओ ने छुआ, उतनी ही ज्यादा उसकी छिपी हुई इच्छाएं जाग उठी। तस्क, सिस्टर जियांग, तुम यहाँ पहले से ही भीग चुकी हो। जिया हाओ ने एक कुटिल हंसी दी जब उसकी मध्यमा और अनामिका धीरे धीरे उसके पवित्र कुएं में घुस गईं, धीरे धीरे उसकी आंतरिक दीवारों को छेड़ रही थी। उसकी उंगलियां निश्चित रूप से अद्भुत थीं, सबसे प्यारी जगह को सहला रही थी और दबा रही थी, जिससे जियांग रुओयू का शरीर खुशी से कांप रहा था। नन्नग, ये बहुत अच्छा लग रहा है। कहो, सिस्टर जियांग, क्या तुम इसलिए गीली हो क्योंकि तुम मुझे चाहती हो? हाँ, मुझे परेशान करना बंद करो। जियांग रुओयू ने महसूस किया कि उसके दिमाग में उसकी सोच धीरे धीरे जिया हाओ की कुशल उंगलियों के नीचे गूदेदार होती जा रही है। बस मुझे दे दो। बिल्कुल, क्या दो, बहन जियांग? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए उसे और चिढ़ाते हुए कहा। लानत है। जियांग रुओयू ने अपने दांत भींच लिए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि जिया हाओ उसके साथ कैसे खेल रही थी। हालांकि वह क्या कर सकती है? हालांकि वह सामान्य दिख रही है, उसका शरीर पहले दिन से ही जिया हाओ के स्पर्श के लिए तरस रहा है। पहले तो उसने सोचा कि जिया हाओ सिर्फ एक विकृत व्यक्ति है जो उसका इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि समय समय पर उसने उसकी ईमानदारी से मदद की। और मैं चाहे जो भी कहूँ, ये कमीना एक महिला के शरीर को संभालने में बहुत कुशल है। जियांग रुओयू ने अपने होठों को काटा और अपनी कराहों को दबाने की कोशिश की। वास्तव में जब से जिया हाओ ने उसे छेड़ना शुरू किया था, तब से वह कुछ यौन राहत की लालसा कर रही थी। उसने इंटरनेट पर पोर्न भी देखा और खुद को उंगलियों से सहलाया। फिर भी ये जिया हाओ द्वारा दी गई संतुष्टि नहीं दे सका। मम्मा, इसके अलावा मैं पहले से ही बूढ़ा हो रहा हूँ। क्या मुझे वर्जित फल का स्वाद नहीं चखना चाहिए? और जब वह वर्जित फल के बारे में सोच रही थी, तो उसकी आंखें नीचे झुक गईं। उसने देखा कि जिया हाओ अपनी पैंट उतार रहा है, जिससे उसकी लंबाई बाधाओं से मुक्त हो गई है। अचानक जियांग रुओयू के सामने एक विशाल छाया पड़ गई, एक स्तंभ जो दिन के उजाले में उसके ऊपर छाया डाल रहा था। वर्जित फल, केला नहीं, एक दिव्य केला। बहन जियांग। हाँ। जिया हाओ की पुकार सुनकर जियांग रुओयू ने सांस रोक ली। जिया हाओ ने उसकी घबराहट देखी, जिससे वह मुस्कुराया। तुमने अभी भी नहीं कहा कि तुम क्या चाहती हो, बहन जियांग। नान, मुझे चाहिए। जियांग रुओयू ने अपने होठों को काटा और उसके मुंह से शब्द बाहर निकाले। मुझे तुम्हारा लन चाहिए। मुझे अपना लन दो। क्या ऐसा है? जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने धीरे से अपने कूल्हों को हिलाया, अपनी लंबाई की नोक को जियांग रुओयू की गीली परतों पर रगड़ा। नान, जिया हाओ, अब और मत छेड़ो मुझे, जियांग रुओयू ने हौंफते हुए कहा और जिया हाओ के सामने अपनी टांगें फैला दी। बस डाल दो। हे, जैसी तुम्हारी मर्जी, बहन जियांग। जिया हाओ मुस्कुराया और उसने धीरे धीरे उसके कूल्हों को हिलाया, जिससे जियांग रुओयू की टपकती हुई परतों के अंदर उसकी लंबाई दिखाई देने लगी। हग, ये बहुत बड़ा है। जियांग रुओयू ने जिया हाओ और उसके शरीर को धीरे धीरे जुड़ते हुए महसूस किया, तो वह हौंफने लगी। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी उसका लिंग नहीं देखा था। हालांकि अब इतनी बड़ी चीज को अपने अंदर घुसते हुए देखकर जियांग रुओयू का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही जिया हाओ ने आखिरी धक्का दिया, उसके पेट के निचले हिस्से में दर्द की एक चुभन फैल गई, जिससे जियांग रुओयू रोने लगी। हालांकि जिया हाओ उसके ऊपर झुक गई, धीरे धीरे उसके स्तनों को चूमते हुए और छेड़ते हुए। ठीक है, बस थोड़ा सा दर्द है, बहन जियांग। जल्द ही ये गायब हो जाएगा। हग, ये बहुत ज्यादा है। जियांग रुओयू की आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उसने धीरे धीरे अपने दिल को शांत किया। जैसे ही जिया हाओ ने धीरे धीरे अपने कूल्हों को हिलाना शुरू किया, कौमार्य स्खलन का दर्द धीरे धीरे कम हो गया, एक अजीब शारीरिक आनंद में बदल गया। उसकी कमर को पकड़ते हुए जिया हाओ ने अपने धक्कों को तेज कर दिया, जिससे जियांग रुओयू का शरीर खुशी से उछल पड़ा। वह महसूस कर सकती थी कि उसका प्रभावशाली लंबाई उसकी चूत के अंदर कसकर फिट हो रहा है,
जोश के साथ अंदर बाहर हो रहा है। हाँ हाँ बहन जियान, तुम बहुत टाइट हो। आह आह जिया हाओ, मैं झड़ रहा हूँ। जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए एक गहरा धक्का दिया, जिससे जियांग रुओयू के पवित्र कुएं से झरने का पानी बह निकला। जब जियांग रुओयू ने इस तरह से छींटे मारे तो वह शर्म से अपना चेहरा ढकने से खुद को नहीं रोक पाए। हे बहन जियान, तुम्हारा शरीर बहुत ईमानदार है। जिया हाओ उसे चिढ़ाने से खुद को नहीं रोक पाई, लेकिन क्या पता, इससे चीजें और आसान हो गईं। अचानक जिया हाओ ने अपनी गति बढ़ा दी और उसने जियांग रुओयू की कमर को कसकर पकड़ लिया। जियांग रुओयू, जो अभी अभी चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी, ने जिया हाओ के धक्कों की अनुभूति को और भी स्पष्ट रूप से महसूस किया। आह जिया हाओ, रुको, ये बहुत अजीब लगता है। आह आह जिया हाओ, मैं अभी अभी आई हूँ, ये बहुत संवेदनशील है। आह। हालांकि ऐसी मीठी कराहें जिया हाओ की उत्तेजना को और बढ़ा रही थी, जिससे उसके धक्के और तेज होते जा रहे थे। जियांग रुओयू के सुडौल शरीर की बदौलत जिया हाओ उसके शरीर में एक दिमाग सुन्न कर देने वाली लचीलापन महसूस कर सकता था, जिससे उसे और भी ज्यादा आनंद महसूस हो रहा था। आह आह जिया हाओ, तुम मुझे तोड़ने वाली हो। हे बहन जियान, जिया हाओ ने हाँफते हुए कहा, क्योंकि वह धक्के लगाता रहा। तो क्या मुझे रुक जाना चाहिए? नहीं नहीं, जियांग रुओयू ने तुरंत चिल्लाते हुए जिया हाओ को कसकर पकड़ लिया। मत रुको। हाँ बहुत बढ़िया नगे, ये बहुत अच्छा लगता है। जियांग रुओयू ने हौंफते हुए कहा, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका शरीर जिया हाओ के शरीर के साथ गर्माहट साझा कर रहा है। उसके अथक धक्कों ने उसके शरीर को एक ऐसा आनंद महसूस कराया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। क्या ये सेक्स है? क्या ये वह है जो मैं इतने सालों से मिस कर रही थी? ओह, जिस तरह से वह मेरे शरीर पर हावी हो रहा है, मेरा शरीर ऐसा है जैसे उसके आनंद का साधन बन रहा है। जिया हाओ और जियांग रुओयू के शरीर एक साथ हिलने लगे और उनके शरीर पसीने और इच्छा की परत से ढक गए। जियांग रुओयू ने अपने पैर हिलाए और जिया हाओ की कमर को जकड़ लिया, जिससे वह और भी ज्यादा जकड़ गया। फुफुफू, जिया हाओ, तुमने जो शुरू किया है उसे खत्म करो। जिया हाओ ने जियांग रुओयू के कामुक भाव को देखते हुए पलकें झपकाईं। क्या ये सिर्फ मैं हूं या क्या उसकी आंखों में पौराणिक कामुक दिल की पुतलियां दिखाई दी? जिया हाओ हैरान रह गया जब उसने इस बारे में सोचा। लेकिन फिर, ये कामुकता की दुनिया है और कौन जानता है कि क्या हो सकता है। आह जिया हाओ, तुम बहुत अच्छी हो। जिया हाओ ने जांच करने के लिए कुछ गहरे धक्के दिए। अच्छा, वो पूरी तरह से वासना में डूबी हुई है। हाँ बहन जियान, मैं करने वाला हूँ। हाँ करो जिया हाओ, मुझे भर दो। एक गहरे धक्के के साथ जियांग रुओयू ने जिया हाओ की लंबाई को अपने अंदर धड़कते हुए महसूस किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि गर्म तरल पदार्थ का एक झोंका उसे पूरी तरह से भर रहा है, जिससे वह जिया हाओ के साथ चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। जब जिया हाओ धीरे धीरे एक तरफ लुढ़क गई तो दोनों ने हाँफना शुरू कर दिया। हालांकि जियांग रुओयू ने मुस्कुरा कर देखा कि उसका लिंग मुश्किल से ढीला था। फुफुफू, शिष्य जिया हाओ ने ये सुनकर कांप उठा। अचानक जियांग रुओयू ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। आपके डोजो मास्टर को कुछ प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ... अगली सुबह जिया हाओ वापस हवेली में लौटी। जब वह अंदर गई तो उसने देखा कि सुयुन की अपनी आंखें रगड़ते हुए नीचे आ रही थी। हाओ, तुम वापस आ गई। चाची सू, जिया हाओ हैरान थी। सुप्रभात चाची सू। हे भगवान, तुम कहाँ थे? सू यून की खुद को रोक नहीं पाए और उसे धीरे से डांटने लगी। मैं कल रात तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हे मुझे माफ करें चाची सू। जिया हाओ ने अपना सिर खुजलाया। मैं कल रात बहुत व्यस्त थी, लेकिन मैंने सुना है कि किंगजू ज्वेलरी ब्लू क्रिस्टल कंपनी के साथ विलय करने जा रही है। जिया हाओ ने विषय बदल दिया। बधाई हो चाची सू, आपने बहुत तेजी से काम किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हाओ। सू यून की मुस्कुराए। और क्या बताऊं, मैं किंगजू ज्वेलरी के बोर्ड सदस्यों को विलय के लिए मनाने में कामयाब रहा। और रान जी यू ने मेरी बहुत मदद की। रैंक जी यू, जिया हाओ हैरान था। क्या ये खेल में हॉट दादी नहीं है? वह अपनी उम्र के बावजूद 3 युवकों को हराने में कामयाब रही। जिया हाओ ये सुनकर अपनी जीभ चटकाए बिना नहीं रह सका। बेशक वह एक अलग तरह की लड़ाई के बारे में सोच रहा था।
कुछ ऐसा ही उसने कल रात जियांग रुओयू के खिलाफ लड़ा था। अहम, मिस रान एक समझदार महिला हैं। उन्होंने मुझे बहुत सलाह दी। रान जियू की सलाह याद आने पर सु युनकी के गाल गुलाबी हो गए। वैसे भी तुमने बहुत कुछ किया जिया हाओ, तो क्यों न हम सब आज रात जश्न मनाने के लिए किसी होटल में जाएं। एक दिन जिया हाओ चुकलेड, मेरा मतलब है होटल का खाना अच्छा है। ... लेकिन मैं आपका बनाया हुआ खाना खाना चाहूंगा आंटी सु। ममाई, सु युनकी दंग रह गई। बेशक, आपका खाना बस ... मवाह, ओह हाओ र, आपकी जबान बहुत मीठी है। सु युनकी शर्मा गई और उसके बालों को सहलाया। ठीक है हाओ र, मैं आज रात बहुत सारे व्यंजन बनाऊंगी। हे शुक्रिया आंटी सु। जिया हाओ हंसा और जल्दी से ऊपर चला गया। मुझे स्कूल के लिए देर हो रही है, इसलिए जब मैं वापस आऊंगी तो बात करूंगी। जिया हाओ ने सु युनकी के चेहरे पर खुशी देखकर मन ही मन मुस्कुराया। आंटी सु, आपको जल्द ही एहसास हो जाएगा कि मेरी जीभ कितनी मीठी है। उद्धरण, दोनों सु बहनों के साथ स्कूल जाते हुए जिया हाओ ने हमेशा की तरह सवारी का आनंद लिया। हालांकि इस बार सु लान सु जिंगर के बजाय जिया हाओ के बगल में बैठी थी। मुझे लगा कि तुम्हें आगे बैठना पसंद है बहन, सु जिंगर ने पूछा और अपने फोन से खेलने लगी। अच्छा, मैं सोच रही थी कि पीछे ज्यादा लेगरूम हो, सु लान ने जवाब देते हुए जिया हाओ को आंख मारी। जिया हाओ सु लान की हरकतों से खुद को रोक नहीं पाया। उसने देखा कि वह चुपके से उसकी आस्तीन पकड़े हुए थी और बहुत धीमी गति से बैठी थी, उनकी बाहें एक दूसरे को छू रही थी। अच्छा, अब मुझे याद आया, क्या आज शिक्षकों की बैठक नहीं होनी चाहिए? उस कमीने चौरान ने क्या किया? हे, चिंता मत करो जिंग, जिया हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। चौरान को सबसे अपमानजनक तरीके से स्कूल से बाहर निकाल दिया जाएगा। हाँ, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? सु जिंग रा ने पलटकर पूछा। उस कमीने के पास स्कूल में बने रहने के कुछ तरीके हैं, लेकिन इस बार नहीं। जिया हाओ ने अपनी ठुड्डी रगड़ी क्योंकि उसने पहले से ही चौरान और वाइस प्रिंसिपल डिंग के लिए एक बहुत बड़ा उपहार तैयार कर रखा था। ... तो आज की बैठक 4 दिन पहले हुई एक बदसूरत घटना के बारे में है, स्कूल के निदेशक ने भारी आवाज में कहा। शिक्षक किन, शिक्षक चौ, कृपया खड़े हो जाएं। निदेशक, मैं बस निर्दोष हूँ। टीचर किन एक बदतमीज महिला है जो मेरे क्लास के सामने ही मेरे साथ बदतमीजी करने लगी। चौरान ने शांत स्वर में कहा। क्या तुम वाकई उस लड़की हान यून से छेड़छाड़ करने के बाद खुद को निर्दोष कह रहे हो? किन बिंग्यू खुद को उपहास करने से नहीं रोक पाई। और हाँ, ऐसी कई लड़कियां हैं जो पहले से ही जानती हैं कि तुम किस तरह के घटिया चरित्र के हो। टीचर किन, तुम्हें यहाँ ऐसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वाइस प्रिंसिपल डिंग ने ठंडे स्वर में कहा। टीचर चौ को छात्रों के सामने सार्वजनिक रूप से थप्पड़ मारना वाकई तुम्हारी गलती है। बट लेकिन क्या इसने छात्रों के बीच टीचर चौ की एक नकारात्मक छवि बनाई है? तुम इसे कैसे हल करोगे? शांत हो जाओ सब लोग, डायरेक्टर बोला। हमारे पास इस तरह की ऑफ टॉपिक चर्चा के लिए समय नहीं है। इस मामले ने अभिभावकों में गुस्सा पैदा कर दिया है और हमें इस समस्या पर चर्चा करने की आवश्यकता है। तो चलो बस पीड़िता से पूछते हैं, उप प्राचार्य डिंग ने सुझाव दिया। हाँ, चलो बस उस लड़की से पूछते हैं, लेकिन हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। हम उस पर बहुत अधिक दबाव नहीं डाल सकते। मैं उसे यहाँ लाऊंगा। अन्य शिक्षकों ने चर्चा की और वे भी सहमत हो गए। उसके बाद हान यू ने कमरे में प्रवेश किया। छात्र हान यू, क्या ये है? निर्देशक ने एक विनम्र मुस्कान के साथ कहा। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें, लेकिन क्या आप ठीक हैं? हाँ निर्देशक, हान यू ने विनम्रता से सिर झुकाया। चोरन से कोई आंख नहीं मिलाई। तो मुझे विश्वास है कि आप जानते हैं कि हमने आपको यहाँ क्यों बुलाया है। निर्देशक की आवाज़ शांत थी। तो मुझे सीधे रहने दें। मैं उस दिन की घटना के बारे में आपकी गवाही सुनना चाहता हूँ। क्या शिक्षक चौ दोषी है? चौरान ने वाइस प्रिंसिपल डिंग को एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान दी और उसने सहजता से चौरान को जवाब दिया। हाँ, शिक्षक चौरान दोषी है। हान यू ने एक गहरी सांस ली और बोला, उसने मेरे साथ छेड़छाड़ की। शांति। हान यून की बातें सुनते ही चौरान और वाइस प्रिंसिपल डिंग की आत्मसंतुष्ट मुस्कान तुरंत जम गई। यहाँ तक कि निर्देशक की अभिव्यक्ति भी एक गंभीर अभिव्यक्ति में बदल गई। निर्देशक, मुझे नहीं पता।
चौरान ने जल्दी से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन किन बिंगयू ने बीच में ही बोल दिया। चौरान, क्या तुम हान यून को धमकाने की कोशिश कर रही हो? किन बिंगयू ने हान यून को देखते हुए नाक सिकुड़ी। हान यून, सब कुछ स्पष्ट रूप से बोलो। हाँ, शिक्षक किन। हान यून ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। शिक्षक चो कुछ समय से मुझे परेशान कर रहे हैं, और उस दिन भी उसने मुझे छूने की कोशिश की, और जितना ज्यादा हान यून बोलती गई, माहौल उतना ही तनावपूर्ण होता गया। अंत में हान यून रोने लगी, जिससे किन बिंगयू और दूसरी महिला शिक्षिकाएं जल्दी से उसके पास पहुंची। डायरेक्टर, हमें कोई भी जल्दबाजी वाला फैसला नहीं लेना चाहिए। मेरा मतलब है, वाइस प्रिंसिपल ने जल्दी से कहा। डिंग फू, चुप हो जाओ, डायरेक्टर ने शांत स्वर में कहा। कृपया छात्र हान को इस हॉल से दूर ले जाएं। डायरेक्टर के ठंडे शब्दों को सुनकर वाइस प्रिंसिपल डिंग बैठ गए। इस बीच चौरान की पीठ ठंडे पसीने से तर हो गई, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि सब कुछ कैसे गलत हो गया। इसके अलावा टीचर चौ ने मेरी निजी तस्वीरें ली हैं। वाइस प्रिंसिपल डिंग मेरे घर आए और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उनके खिलाफ किया तो वे उन्हें उजागर कर देंगे। दा लानत है। अब वाइस प्रिंसिपल के शरीर को ठंडा करने की बारी थी। हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर आरोप लगाने की? तुम। उस दिन वाइस प्रिंसिपल डिंग मेरे घर आए। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप मेरी माँ से पूछ सकते हैं। हान यू ने व्यंग्य किया। वे दोनों वह मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता था। ठीक है, छात्र हान। निर्देशक ने हाथ हिलाया। कृपया उसे ले जाएं। वह जो कहना चाहती थी वह पहले ही बोल चुकी है। सभी शिक्षकों ने वाइस प्रिंसिपल और चौरान को ठंडी निगाहों से देखा। हान यू के जाने के बाद निर्देशक अपने हाथों से ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सका। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे वास्तव में खेद है कि प्रिंसिपल यहाँ नहीं है, अन्यथा वह भी मानव त्वचा में 2 जानवरों को देख लेता। निर्देशक ने प्रत्येक शब्द को ठंडी और सटीक आवाज में बोला। और हाँ, वाइस प्रिंसिपल डिंग, क्या मैं पी विभाग और प्रयोगशाला उपकरणों के वित्तीय रिकॉर्ड भी जांच सकता हूँ? ये सुनकर वाइस प्रिंसिपल डिंग की आंखें चौड़ी हो गईं और वह कांपने लगा। हो, आप कैसे कर सकते हैं? मैं कैसे नहीं कर सकता? निर्देशक ने व्यंग्य किया। आपके द्वारा की गई हरकतों से बहुत से लोग नाराज हुए हैं, और मेरे पास सारी रिपोर्ट हैं। अब श्री चो के बारे में आपको स्कूल से निकाला जा रहा है, और हमारी अकादमी अब आपसे परेशान नहीं होगी। इस बीच वाइस प्रिंसिपल डिंग, आपको भी निकाला जा रहा है, और आप पर पैसे के गबन का भी आरोप है। नहीं, कृपया ऐसा न करें। वाइस प्रिंसिपल अपने घुटनों पर गिर गए और उन्होंने प्रणाम किया। यह मेरा नाम खराब करने का एक दुर्भावनापूर्ण प्रयास है। कृपया, मुझे कुछ नहीं पता। मैं भी। चौरैन भी अपने घुटनों पर बैठ गए। ये स्पष्ट रूप से हमारे स्कूल का नाम खराब करने की किसी की योजना है, अन्यथा मैं क्यों? क्या घिनौना व्यक्ति है। चौरैन ने वास्तव में अपनी कक्षा में लड़कियों को परेशान किया। वाइस प्रिंसिपल डिंग, क्या आपको लगता है कि आपने भी उसका समर्थन किया? पैसे का गबन, उसने वास्तव में ऐसा किया। वाइस प्रिंसिपल डिंग, शिक्षक चौ, कृपया बाहर निकल जाएं। हम यहाँ आपका स्वागत नहीं करते, निदेशक ने खड़े होकर कहा। और अगर आप नहीं करते तो मेरा मानना है कि आप हमारे सुरक्षा गार्डों की क्षमताओं को जानते हैं। निदेशक, नहीं, रुको। उनमें से 2 ने भीख मांगी और चिल्लाया, लेकिन किसी ने भी उनके प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं दिखाई। जल्द ही पुलिस आ गई और दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर लिया। बाहर में जाओ। ये कैसे हो सकता है? क्या मैंने उस कुतिया को धमकी नहीं दी थी? वो कुतिया, वह किन बिंगयू, उसने मुझे बर्बाद कर दिया। लेकिन उस पल तक उनमें से किसी को भी अपने किए पर पछतावा नहीं था। उन्हें बस इस बात का पछतावा था कि वे पकड़े गए। आखिरकार कई इंसानों की प्रकृति ऐसी ही होती है। जब जिया हाओ और अन्य लोग स्कूल पहुंचे तो खबर पहले से ही जंगल की आग की तरह फैल गई। हर शिक्षक और छात्र ने दबी आवाज में इस बारे में बात की। क्या तुम सच कह रहे हो? बेशक, मेरे पास तस्वीरें हैं। आखिरकार वह बदमाश आखिरकार पकड़ा गया। वह कमीना, उसने वास्तव में कमजोर लड़कियों को परेशान किया। उसने कभी स्कूल के फूलों पर कोशिश नहीं की। वह कमीना चौरान ऐसा कैसे कर सकता है? किसी और ने व्यंग्य किया। जिस क्षण उसने गलत लड़की को छुआ, उसकी जिंदगी खत्म हो गई होती। लेकिन ये देखकर दुख होता है कि हान यून को ये सब सहना पड़ा। शिक्षक किन को शाबाशी, जिन्होंने उस कमीने को थप्पड़ मारा। जाहिर है
वाइस प्रिंसिपल भी इसमें शामिल थे। तो क्या हम अपनी परीक्षा स्थगित कर रहे हैं? वाह वाह, इस बेवकूफ आदमी को बंद करो। सू जिंग रा ने जब ये सुना तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। अरे, क्या ये सच है? बेशक, जिया हाओ मुस्कुराए। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? उस कमीने को जल्द ही उसका हक मिलने वाला है। अच्छा, मुझे यहाँ तुम्हारी संलिप्तता की गंध क्यों आ रही है? सू जिंग रा ने जिया हाओ की तरफ एक नज़र डाली। ओह, ऐसा क्यों? जिया हाओ खुश थी। उसने सू जिंगर की टिप्पणी को सिरे से नकारा नहीं। क्योंकि तुम उन घटनाओं में उत्साह नहीं दिखाती जिनमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। सू जिंगर ने जवाब दिया। और इसके अलावा तुमने अभी नहीं कहा। इसका मतलब है? क्या मतलब है? जिया हाओ ने कंधे उचका दिए। क्या यह अच्छा नहीं है कि मैं ऐसे घटिया लोगों को जेल भेज रही हूँ? मैं ऐसे बदमाश को अपनी नज़रों में किसी भी लड़की का फ़ायदा उठाने नहीं दे सकती। जिया हाओ ने उसकी तरफ देखा। तुम्हारी तरह। सू जिंगर का दिल धड़क उठा जब उसने ये सुना। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसने अपनी कोहनी से जिया हाओ को हल्का सा धक्का दिया। ओह, मेरी परवाह करना। क्या मुझे नहीं करना चाहिए? जिया हाओ ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। बेशक, तुम्हें करना चाहिए। सू जिंगर मुस्कुराए। लेकिन चिंता मत करो मेरे सौतेले भाई। मेरे पास खुद की रक्षा करने के लिए पर्याप्त ताकत है। अब मैं एक राष्ट्रीय मार्शल आर्ट चैंपियन हूँ, ये भूल गया? जिया हाओ ने ये सुनकर ठहाका लगाया। लेकिन मुझे लगा कि जब मैं तुम्हारा सौतेला भाई बनकर पेश आता हूँ तो तुम नाराज हो जाते हो। सू जिंगर को यह एहसास हुआ और उसने हल्की खांसी की। मैं बस बेतरतीब ढंग से बोल रहा हूँ, इसे गंभीरता से मत लो। क्या लड़की है? जिया हाओ ने आकाश की ओर देखते हुए ठहाका लगाया। तारों की रोशनी का एक विस्फोट एक तार में संघनित होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। उसने महसूस किया कि उसकी नींद द्वारा धीरे धीरे ऊर्जा को अवशोषित किया जा रहा है, जिससे उसे फिर से जीवंत महसूस हो रहा है। बुरा नहीं है, उन बदमाशों ने वास्तव में बहुत पाप किया है। बहुत बुरा है कि यह अभी भी मेरी ज़रूरत से बहुत कम है। वैसे भी मच्छर का मांस भी मांस ही होता है। जैसे ही जिया हाओ ने अपनी कक्षा में प्रवेश किया, उसने देखा कि लिन मेई अपनी सामान्य जगह पर बैठी हुई है, जिसे अन्य लड़कियां घेरे हुए हैं। जब उन्होंने जिया हाओ को आते देखा तो वे सभी उसे देखने लगी, एक चुलबुली मुस्कान देते हुए। अच्छा, तुम लड़कियां अब क्या कर रही हो? जिया हाओ ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। ओह, कुछ नहीं, लिन मेई ने जवाब दिया। बस स्कूल फोरम में गंदगी को गिरते हुए देखा। लोल हाँ, लीचरचो के बारे में सोचो, तुम वास्तव में गिरफ्तार हो जाओगी। उसके एक दोस्त ने जवाब दिया। शिक्षक किन भी ट्रेन कर रही हैं? लिन मेई ने ठहाका लगाया। मेरा मतलब है, उसने जो थप्पड़ मारा वह वाकई करारा था। लो, किसी ने उसका स्टिकर भी बना दिया। पहली क्लास किन बिंग्यू की थी, इसलिए जब वह क्लास में दाखिल हुई तो क्लास में सन्नाटा छा गया। जो कुछ हुआ उसके बाद छात्र के मन में किन बिंग्यू के लिए एक नया सम्मान पैदा हो गया। किन बिंग्यू भी सबसे खराब क्लास के व्यवहार को देखकर हैरान थी। अच्छा, मुझे लगता है कि आज गंभीरता से अध्ययन करने के लिए बहुत अच्छा दिन है न? ठीक है, चलो कैलकुलस से शुरू करते हैं। अचानक उसके प्रति सारा सम्मान तुरंत गायब हो गया। लेकिन किन बिंग्यू को इसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि वह खुशी खुशी अपनी क्लास शुरू कर रही थी। इस बीच जिया हाओ पीछे बैठा था और अपनी नोटबुक में कुछ लिख रहा था। लिन मेई उत्सुक थी क्योंकि उसने देखा कि ज्यादातर समय जिया हाओ या तो सो रही थी या पीछे की सीट पर गेम खेल रही थी। मैं सोचा कि वह पहले से ही सब कुछ जानता है। वह अभी भी पढ़ाई कर रहा है। उसकी ओर झुकते हुए वह अवाक रह गई। उसने देखा कि जिया हाओ साबुन, शैम्पू, तीर, टॉर्च, रेडियो आदि जैसी कई चीजें लिख रहा था। फिर वह उन्हें कुछ अजीब सामग्रियों में बदल रहा था, रूपांतरण की संभावना लिख रहा था। मुझे लगता है कि वह बहुत ज्यादा आरपीजी खेल रहा है। लिन मेई, क्या तुम इसका उत्तर दे सकती हो? हाँ। किन बिंग्यू की अचानक पुकार सुनकर लिन मेई अपने दिल में कोसने से खुद को नहीं रोक पाई। ओह, मैं क्या था, क्लास में कोई और लिन मेई है? किन बिंग्यू ने उसकी तरफ देखा। ओह, लिन मेई ने ब्लैकबोर्ड की तरफ देखा और अपना सिर घूमने लगा। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे हल कर सकती हूँ। तो फिर तुम यहाँ ध्यान क्यों नहीं देती जबकि मैं इस समस्या को हल कर रही हूँ? किन बिंग्यू ने नाक सिकुड़ी। या उत्तर जिया हाओ की नोटबुक में लिखा है। इस बार जिया हाओ ने उलझन में अपना सिर उठाया। क्या हो रहा है?
वह वास्तव में चमत्कारों के बर्तन द्वारा वस्तुओं और उनके रूपांतरण को लिखने पर केंद्रित था। आखिरकार वह वहां एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य बनाने के बारे में सोच रहा था। किन बिंगयू ने जिया हाओ की उलझन को देखा और वह मुस्कुराई। अच्छा, तुम इसे हल क्यों नहीं कर सकती? जिया हाओ आगे बढ़ते हुए उसने कुछ सोचने के बाद समस्या हल कर ली। किन बिंगयू ने आह भरी। ये सही उत्तर है, तुम वापस जाकर बैठ सकती हो। लिन मेई, तुम्हें क्लास पर ध्यान देना चाहिए। दोनों बैठ गए और लिन मेई ने आह भरी। हे भगवान, मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, जिया हाओ। लेकिन तुम क्या लिख रही हो? जिया हाओ ने ठहाका लगाया। कुछ नहीं, बस कुछ व्यावसायिक बातें। क्लास खत्म होने के बाद किन बिंगयू खड़ा हुआ और सभी की तरफ देखने लगा। सभी, मुझे लगता है कि सभी ने शिक्षक चाओ के बारे में सुना है। अगर ऐसा है तो मैं यहाँ सभी को चेतावनी देना चाहता हूँ कि इस तरह के व्यवहार को बर्दाश्त न करें। अगर कोई आप पर हमला करने की कोशिश कर रहा है तो उसे पीछे धकेलें और उसका सामना करें। उन्हें आपका फायदा उठाने न दें। इसके अलावा अपने सबसे करीबी लोगों को उनके बारे में बताएं। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। फिर से कहते हुए आपको खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। किन बिंगयू ने विराम लिया। और मैं ये बात लड़के और लड़कियों दोनों को बता रहा हूँ। धन्यवाद शिक्षक किन। सभी लोग खड़े हो गए और झुके। किन बिंगयू ने जिया हाओ को देखा और इशारा किया। दोपहर के भोजन के बाद मुझसे मिलो, मुझे कुछ बात करनी है।